संगीत इस दुनिया का आकाश नीला नहीं था बल्कि सुनहरा था, इसलिए इसे सुनहरा आकाश नाम दिया गया। इस विशाल विश्व में अरबों जीव रहते थे और उन्हें विभिन्न नस्लों या प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया था। हालांकि इन कई जातियों के बीच गोल्डन स्काई वर्ल्ड की खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर 10 जातियां हैं। उनमें से शीर्ष 3 रैंक फर्स्ट डेविल्स, रैंक सेकंड डेमन्स और रैंक थर्ड एंशिएंट हंटर्स थे। इन शीर्ष 10 जातियों में चौथे स्थान पर मनुष्य थे। मनुष्य अपने चालाक स्वभाव और बुद्धिमान दिमाग के लिए जाने जाते हैं। वे शैतानों के बाद बुद्धिमानी में दूसरे स्थान पर थे। मनुष्य अथाहत्वाकांक्षा के साथ पैदा हुए हैं। वे हमेशा अधिक चाहते हैं। चाहे आप उन्हें कितना भी दे दें, वे कभी भी इससे संतुष्ट नहीं होंगे। सैकड़ों हजारों सालों से मनुष्य शीर्ष 3 जातियों को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहा है और इस दुनिया का मालिक बनना चाहता है, लेकिन बुरी तरह विफल रहा, क्योंकि मनुष्य कई पहलुओं में शीर्ष 3 जातियों से हीन है। जैसे कि उनके शरीर दानवों की तरह शक्तिशाली और अलौकिक क्षमताओं के साथ पैदा नहीं हुए हैं, या शैतान कुलों के कठोर दिमाग और रक्त स्मृति विरासत नहीं है, और उनके पास शिकारियों की तात्विक रक्त रेखाएं भी नहीं है। मनुष्य हमेशा से ही अपनी शक्ति की चाहत के कारण अन्य जातियों के साथ खराब संबंध रखते हैं। वे कभी भी अन्य जातियों से कमतर होने को स्वीकार नहीं करेंगे। जो चीज़ें उन्हें नीचे खींचती हैं वे हैं कि वे एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते और आपस में लड़ते झगड़ते और षड्यंत्र करते रहते हैं। वे अन्य जातियों की तरह बहुत एकजुट नहीं हैं और केवल तभी एकता दिखाते हैं जब उन पर कोई बहुत बड़ा संकट आता है। यही मानव जाति की हीनता का सबसे बड़ा कारण है। गोल्डन स्काई वर्ल्ड में 10 बड़े महाद्वीप हैं। प्रत्येक महाद्वीप को रेस की ताकत के अनुसार शीर्ष 10 जातियों के बीच वितरित किया जाता है या इसे रैंक किया जाता है। सबसे बड़ा महाद्वीप शैतान जाति के नियंत्रण में है और इसी तरह आगे भी है। गोल्डन स्काई वर्ल्ड का चौथा महाद्वीप एज्योर विंड्स महाद्वीप कहलाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह महाद्वीप अपनी एज्योर हवाओं के लिए प्रसिद्ध है। इस महाद्वीप पर मनुष्य रहते हैं। मानव सभ्यता अन्य जातियों से भिन्न है। मनुष्य शक्ति संरचना को विभिन्न स्तरों पर वितरित करते हैं। उन्होंने एज्योरबिड की भूमि को 4 स्तरों और बंजर भूमि में व्यवस्थित किया। बंजर भूमि में खून के प्यासे जानवर घूमते हैं और यह निम्नतम स्तर के मनुष्यों का घर भी है। भूमि के अन्य 4 स्तरों को निम्न स्तरीय भूमि, मध्यस्तरीय भूमि, उच्च स्तरीय भूमि और कहा जाता है। क्रमशः रॉयल स्तर की भूमि, निम्न स्तरीय भूमि पर कई शहर हैं और वे बंजर भूमि पर नियंत्रण रखते हैं। मध्य स्तर की भूमि में राज्य होते हैं, वे निम्न स्तर की भूमि पर नियंत्रण रखते हैं। उच्च स्तरीय भूमि पर साम्राज्य होते हैं और वे मध्य स्तरीय भूमि पर नियंत्रण रखते हैं। राजसीय स्तर की भूमियों में प्राचीन संप्रदाय निवास करते हैं। उनका इतिहास अनगिनत वर्षों पुराना है। वे सभी साम्राज्यों पर नियंत्रण रखते हैं, या यूं कहें कि पूरे एज और विंड महाद्वीप पर यह प्राचीन संप्रदायों द्वारा स्थापित एक बहुत ही सख्त विरासत प्रणाली है जिसका पालन मनुष्य कई वर्षों से कर रहे हैं। यदि कोई इसके खिलाफ जाने की कोशिश करता है, चाहे वह कोई शहर हो या राज्य या फिर कोई साम्राज्य, तो प्राचीन संप्रदायों के उंगली उठाने से पहले ही उन्हें ऊपर की शक्ति द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। प्राचीन संप्रदाय इस महाद्वीप के सच्चे अधिपति हैं। कोई भी उन्हें भड़काने की हिम्मत नहीं करता। हर कोई उनके साथ अत्यंत सम्मान से पेश आता है और भले ही वे सही हो और संप्रदाय गलत हो, वे इस ओर इशारा करने की हिम्मत नहीं करते। भूमि का वितरण के नामक विश्वव्यापी ऊर्जा घनत्व या गुणवत्ता स्तर पर आधारित है। के चमत्कारी ऊर्जा है। अगर किसी के पास इसका उपयोग करने का तरीका है तो ये कई उसे रहस्यमयी सर्वोच्च क्षमताएं, लंबी आयु, उड़ने की क्षमता और कई अन्य चीजें हासिल करने में मदद कर सकती है जो एक नश्वर के लिए असंभव है। कोई नहीं जानता कि यह क्यूई कहाँ से आती है या इसे ये नाम किसने दिया, लेकिन जहाँ तक उन्हें याद है उन्होंने क्यूई का उपयोग करने को मार्शल कल्टीवेशन कहा और जो व्यक्ति अपने शरीर में क्यूई का उपयोग करता था उसे मार्शल कल्टीवेटर कहा। भूमि का स्तर जितना ऊंचा होगा क्यूई उतनी ही सघन होगी। क्यूई का घनत्व खेती की गति में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यही कारण है कि हर कोई उच्च स्तरीय भूमि पर जाना चाहता है ताकि वे दूसरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली बन सके, क्योंकि इस खेती की दुनिया में जंगल का नियम लागू होता है। यहाँ शक्ति का मतलब सब कुछ है और मजबूत कमजोर को रौंदते हैं। चौथे स्तर की भूमि को शहरों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। शहरों को क्रमशः 3 स्टार, 2 स्टार और 1 स्टार में बांटा गया। 3 स्टार सबसे कम है, जबकि 1 स्टार सबसे अधिक है। इसके अलावा निम्न स्तरीय भूमि को शहरों की पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी भूमि में विभाजित किया गया था। उत्तरी और पश्चिमी भूमि वेस्टलैंड की भूमि है, या यूं कहें कि यह वह क्षेत्र था जहां बंजर भूमि थी। वहां रहने वाले लोगों को हर कोई वेस्टलैंडियन कहता है। शहरों की पूर्वी भूमि में एक खूबसूरत नदी के किनारे एक 2 सितारा शहर है। नदी के किनारे रंग बिरंगे फूलों की कतारें इसकी खूबसूरत दृश्यावली बना रही हैं और फूलों की खुशबू हल्की हवा के साथ हवा में बह रही थी। रिवर फ्लावर सिटी उस शहर का नाम है जो खूबसूरत नदी के किनारे स्थित है। रिवर फ्लावर सिटी में बड़ी शहर की दीवारें और एक बड़ा कांस्य शहर द्वार है जो केवल महत्वपूर्ण और अमीर लोगों के लिए खुला है।
आम लोगों के लिए शहर में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए बड़े गेट के बगल में एक छोटा गेट था। शहर को 2 भागों में विभाजित किया गया था, बाहरी क्षेत्र और आंतरिक क्षेत्र। बाहरी क्षेत्र में ज़्यादातर आम लोग और नश्वर लोग रहते हैं, हालांकि अंदरूनी क्षेत्र में कुलीन और मार्शल कल्टीवेटर रहते हैं। सिटी लॉर्ड मैंशन भी शहर के अंदरूनी क्षेत्र में था। इस दुनिया में गरीब आम लोगों के लिए जीवन कहीं ज़्यादा कठिन था। उन्हें अपनी जीविका कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। उनमें से कुछ तो जिंदा रहने के लिए रईसों के गुलाम भी बन जाते हैं। रईसों की नज़र में वे सिर्फ बुद्धिमान जानवरों की तरह थे। उन्हें उन पर दया नहीं आती थी जिन्होंने उन्हें इस तरह जन्म लेने के लिए कहा था, है ना। रिवर फ्लावर सिटी के बाहरी क्षेत्र में शहर के सबसे बंजर हिस्से में झुग्गी झोपड़ियाँ स्थित थी। जिन लोगों के पास अच्छा घर खरीदने के लिए पैसे नहीं है, वे यहाँ हमेशा सस्ते मकान खरीद सकते हैं। झुग्गी झोपड़ियों का इलाका उबड़ खाबड़ सड़कों से भरा हुआ था और हर जगह कूड़ा कचरा फैला हुआ था। कोई भी नियमित रूप से इस जगह की सफाई करने नहीं आता, इसलिए यहाँ आश्रय इतना सस्ता है। झुग्गियों की एक छोटी सी कीचड़ भरी घाटी में कबाड़ की धातु से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी। छोटी सी झोपड़ी की छत में कुछ छेद थे। इस झज्झर झोपड़ी में कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो एक दिन स्वर्णिम आकाश विश्व की पूरी संरचना को बदल दे। एक छोटी सी जीर्ण शीर्ण झोपड़ी के अंदर एक टूटा हुआ चूल्हा था। उसके बगल में 2 साफ मिट्टी के कटोरे थे और उनके अंदर मिट्टी के चम्मच थे। इसके अलावा झोपड़ी के कोने में कुछ फटे पुराने कपड़े करीने से सजाए हुए थे। झोपड़ी के एक अलग कोने में फर्श पर कंबलों के खोल में एक छोटी बच्ची लेटी हुई थी और 2 कंबलों में कसकर लिपटे होने के बावजूद वह अभी भी कांप रही थी, जैसे कि वह बर्फ के टुकड़े पर लेटी हो। ऐसा लगता है कि उसे भयंकर सर्दी या बुखार है, क्योंकि उसका चेहरा कंबल से ढका नहीं था, इसलिए कोई भी उसके प्यारे चेहरे को देख सकता था। वह सिर्फ 7 या 8 साल की लगती है। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफ़ेद है। बीमार होने के बावजूद उसका चेहरा देखने लायक था। उसका चेहरा अंडाकार था जिसमें तीखी पतली छोटी नाक, उभरे हुए गाल और चेहरी जैसे सुंदर होठ थे। उसकी कसी हुई बड़ी आंखें और गहरे रंग की हल्की भौहें इस समय भौहें सिकोड़ रही थी। ये सब कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि इस समय उसका रंग इतना पीला पड़ गया है कि लगता है कि उसके शरीर में खून ही नहीं है, मानो वह भूत हो। वह स्पष्ट रूप से बेहद कमजोर अवस्था में है। अचानक झोपड़ी का लगभग टूटा हुआ दरवाजा खुलता है और 1.7 मीटर की ऊंचाई वाला एक छोटा लड़का तेजी से अंदर आता है। वह दुबला पतला था और अपने पीले चेहरे के कारण बेहद कमजोर दिख रहा था। अपने बेहद पीले रंग के बावजूद उसकी गहरी नीली आंखें तारों से भरे आसमान की तरह थी और वह बहुत सुंदर था। अगर उसके फटे पुराने कपड़े और दुबला पतला शरीर ना होता तो कई लड़कियां उस पर मोहित हो जाती। वह जल्दी से बीमार छोटी लड़की के पास जाता है और उसके पास बैठ जाता है। वह अपने दुबले पतले हाथों से उसकी हालत की जांच करता है। उसकी हालत की जांच करने के बाद उसकी भौहें कसकर सिकुड़ जाती हैं और उसके पीले माथे पर काली रेखाएं बन जाती हैं। वह इस समय काफ़ी चिंतित लग रहा है। वह धीरे से छोटी लड़की को अपनी बाहों में लेता है और उसके कान में धीरे से फुसफुसाता है, छोटी बहन तुम्हें कैसा लग रहा है? देखो बड़े भाई, अपनी सर्दी की दवा लेकर आओ। इस बार छोटी एलिना के इसे लेते ही सर्दी ठीक हो जाएगी। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी लेकिन उसमें चिंता और प्यार भरा हुआ था। ये कहते हुए वह जल्दी से जेब से दवा निकालता है। दवा खुरदुरे कागज़ की पैकिंग में लिपटी हुई थी। जब वह खुरदरे पैकिंग को खोलता है तो उसमें 2 छोटी चिकनी काली गोलियां दिखाई देती हैं। ये गोलियां काली मिर्च जैसी दिखती हैं। छोटी एलिना जो लगभग बेहोश थी ने अपने बड़े भाई की आवाज़ सुनी और धीरे धीरे उसने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली। खूबसूरत नीली पानी भरी 2 आंखें दिखाई दी, लेकिन अफसोस उसकी कमज़ोरी की वजह से वे फीकी और धुंधली थी। अलना कांपती और कमज़ोर आवाज़ में बोलती है, बिग बी ब्रोएस। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी लेकिन उसमें प्यार और खुशी की झलक थी। अलीना को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि उसका बड़ा भाई उसे अपनी बाहों में लिए हुए है, लेकिन वह इतनी कमज़ोर थी कि वह पूरी ताकत से सिर्फ बड़ा भाई ही कह पा रही थी। उसे इस तरह देखकर ऐश का दिल बहुत टूट गया और वह दुख से भर गया। ऐश ने धीरे से उसके काले बालों को संभाला और हल्के से मुस्कुराया। वह अलीना को अपना दर्दनाक भाव नहीं दिखाना चाहता था। उसने छोटी काली गोलियों में से एक ली और उसे बहुत सावधानी से खिलाई। ये सुनिश्चित करने के बाद कि उसने गोली निगल ली है, उसने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा, इस कीमिया दवा से छोटी एलिना कुछ ही समय में ठीक हो जाएगी। बस आराम करो और बड़ा भाई तुम्हारा ख्याल रखेगा जब तक तुम फिर से स्वस्थ नहीं हो जाती। ठीक है, ऐसे उसे या शायद खुद को आश्वस्त कर रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह उसके बारे में काफ़ी चिंतित था। वह इस विशाल दुनिया में उसका एकमात्र परिवार थी और जब तक वह जीवित है वह उसे कुछ नहीं देता है। एस वाइट, उसके माता पिता ने उसे यह नाम इसलिए दिया क्योंकि उन्हें लगता है कि यह नाम सुनने में अच्छा लगेगा और दूसरों को भी याद रखने में आसान होगा। दुर्भाग्य से जब वह केवल 4 साल का था तब उसके माता पिता बंजर भूमि में लापता हो गए। वे निम्न स्तरीय किसान थे जो जीविका के लिए बंजर भूमि में शिकार करते थे।
क्योंकि वे लगभग 1 साल तक वापस नहीं आए, इसलिए शहर के अधिकारियों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नन्हा ऐश अपने दादा दादी के साथ रहता था जब उसने अपने माता पिता की मौत की खबर सुनी। इस दिल दहला देने वाली खबर के बारे में पता चलने के बाद वह महीनों तक शोक में रहा। उसे इस हालत में देखकर उसके दादा दादी भी बहुत दुखी हुए। कुछ समय बाद उसके माता पिता की मौत का सदमा कम होने लगा। उसने धीरे धीरे स्वीकार कर लिया कि उसके पिता और माँ कभी वापस नहीं आएंगे। इसीलिए उसके दादा दादी ही उसके लिए सब कुछ थे और वह उनसे बहुत प्यार करता था। हालांकि उनके माता पिता की मृत्यु के 1 साल बाद ही उनके रहने की स्थिति खराब होने लगी। जब वे अभी भी जीवित थे तो उन्हें भोजन या कपड़ों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब जब वे चले गए हैं तो चीजें तेजी से बदल गई। अपने माता पिता की मृत्यु के 3 साल बाद छोटा ऐश इस साल 8 साल का हो जाता है। जब उसके साथ एक और त्रासदी घटित होती है। उसकी दादी की मृत्यु तेज बुखार से हो गई। वह अपने बूढ़े दादाजी के साथ बहुत देर तक रोता है। अपनी दादी के जाने के बाद उसके दादाजी अपने बूढ़े दिल से उनके जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाते। वह बीमार हो गया और उसके 4 महीने बाद चल बसा। अब छोटा ऐस बेरहम दुनिया में अकेला रह गया था। वह उसी रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम करता था जहां उसकी दादी अपनी मृत्यु से पहले काम करती थी। मालिक को बस उस बेचारे छोटे अकेले लड़के पर दया आ गई। अपने दादा दादी की मौत के सदमे के बाद वह एक गुमसुम बच्चा बन गया और शायद ही कभी किसी से बात करता है। उसकी उम्र का कोई दोस्त नहीं है। जब वह दूसरे बच्चों को उनके माता पिता के साथ देखता है तो वह रात में अकेले अपने घर में रोता है, जहां कोई भी उसकी बात नहीं सुन सकता या उसे शांत नहीं कर सकता। 2 साल एक झटके में बीत गए। 2 साल में छोटा ऐस कुछ हद तक लंबा हो गया, लेकिन उसका रंग बहुत दुबला था। वह अभी भी उसी रेस्टोरेंट में कुछ तांबे के सिक्कों के लिए बर्तन धोने का काम करता है और अपना पेट पालता है। उसकी भावहीन आंखों से वह अपनी छोटी और कोमल उम्र के बावजूद एक परिपक्व व्यक्ति की तरह लगता है। समय ने उसके नन्हे दिल पर गहरा निशान छोड़ दिया है। वह ये भी भूल गया है कि आखिरी बार कब वह मुस्कुराया था। एक ठंडी रात में जब वह काम से लौटकर घर लौट रहा था तो उसे एक अंधेरी घाटी से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ से पता चलता था कि यह किसी छोटे बच्चे की आवाज़ थी। ऐस ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और तुरंत अपनी सुरक्षा बढ़ा दी तथा सतर्कतापूर्वक छोटी घाटी की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाए। ऐश सतर्कता से अंधेरी घाटी की ओर बढ़ता है। बीच बीच में घाटी से बच्चे के रोने की आवाज़ें आती रहती हैं। जब ऐस घाटी में पहुंचा तो वहां अंधेरा था। उसे घाटी के कोने में चांद की धुंधली रोशनी के साथ सिर्फ एक छोटा सा सिलहुट दिखाई दिया। जब उसने सुना कि रोने की आवाज़ उस छोटे से सिलहुट से आ रही थी तो वह थोड़ा शांत हुआ और धीरे धीरे उस ओर चल पड़ा। मधुर आवाज़ सुनकर ऐस को अंदाजा होता है कि यह बच्चा शायद एक छोटी लड़की है। छोटी लड़की को अपने पास आते हुए पद चिन्ह सुनाई देते हैं और वह तुरंत सतर्क हो जाती है। वह रोना बंद कर देती है और पद चिन्हों के मालिक को अपनी नम लेकिन बुद्धिमान आंखों से देखती है। वह ये सोचकर डर जाती है कि कोई उसके पास बुरे इरादे से आ रहा है। वह अपने डर और तनाव को दबाती है और अपनी छोटी मुट्ठी भीने लगती है। छोटी लड़की लड़ाई के लिए तैयार है। ऐस को साफ साफ कुछ नहीं दिखा, लेकिन वह ये देख सकता था कि छोटी लड़की ने रोना बंद कर दिया है और अपनी मुट्ठी भी ली है, जैसे कि अगर वह उसके पास आया तो वह उससे लड़ेगी। वह उसकी हिम्मत की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। उसकी ऊंचाई और आवाज़ से वह 4 या 5 साल की बच्ची लग रही थी। ऐस ने उसकी आंखों में दिलचस्पी के भाव के साथ अनुमान लगाया। चांदनी के मंद प्रकाश में भी घाटी में अभी भी काफ़ी अंधेरा था, इसलिए वह उसकी शक्ल नहीं देख पाया। ऐस थोड़ा और करीब चला जाता है और छोटी लड़की से 2 मीटर दूर रुक जाता है क्योंकि वह उसे और डराना नहीं चाहता था। ऐस ने छोटी लड़की से हल्के से कहा, मेरे कोई बुरे इरादे नहीं है और मैं केवल इसलिए यहाँ हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारी चीखें सुनी है। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? क्या तुम उनसे अलग हो गई हो? ऐस ने उसे डराने से बचने के लिए यथासंभव धीरे से पूछा, लेकिन उसकी आवाज़ थोड़ी भारी थी, जैसे उसने बहुत समय से बात नहीं की हो और छोटी लड़की ने भी उसे कोई जवाब नहीं दिया। लगता है वह मुझसे डरती है। ऐस ने कड़वी मुस्कान दी। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरह की जगह पर किसी अजनबी से बात करेगी। अगर वह उसकी जगह होता तो वह भी ऐसा ही करता या शायद बहुत पहले ही मदद के लिए जोर से चिल्लाता। ये छोटी सी चीज़ अभी भी काफ़ी बहादुर थी कि चुपचाप खड़ी रही और डर के मारे चिल्लाए बिना उसे पहले बोलने दिया। देखो, रात हो चुकी है और आसपास कुछ बुरे लोग हो सकते हैं। अगर तुम उनके हाथों नहीं फंसना चाहती तो अपने माता पिता के घर या घर चली जाओ। यहाँ अकेले रहना बहुत खतरनाक है। ऐस ने उसे गंभीरता से चेतावनी दी। वह नहीं चाहता था कि उसे इलाके के उन गुंडों द्वारा अगवा कर लिया जाए। ऐस पिछले 4 सालों से इस इलाके से गुजर रहा है और जानता है कि यह इलाका कितना खतरनाक है। एक बार जब वह यहाँ से गुजर रहा था तो उसे गुंडों ने पकड़ लिया और जब उन्हें पता चला कि वह बहुत गरीब है तो उन्होंने उसे पीटा और जाने दिया। उसे यह कल्पना करने की हिम्मत नहीं हुई कि वह इस छोटी लड़की के साथ क्या करेंगे।
चूंकि उसने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी, इसलिए यह उसकी मर्जी थी कि वह उसकी बात सुने या ना सुने। एस मुड़ता है और घाटी से बाहर निकलने की ओर चलने लगता है। जब छोटी लड़की उसकी चेतावनी सुनती है और किसी तरह से उसे पता चल जाता है कि इस व्यक्ति का कोई बुरा इरादा नहीं है, तो वह कम सतर्क हो जाती है, और जब वह देखती है कि यह व्यक्ति जाने वाला है तो उसके चेहरे पर घबराहट दिखाई देती है और वह कुछ सोचकर डर जाती है। करू को छोटी लड़की ने अपनी बचकानी मधुर आवाज में पुकारा। जब एस ने पहली बार उसकी आवाज़ सुनी तो वह थोड़ा अचंभित हुआ और आश्चर्य से सोचने लगा, किसी की आवाज़ इतनी सुंदर कैसे हो सकती है। उसके लिए ऐसा सोचना बिल्कुल सामान्य बात थी, क्योंकि वह कभी किसी से बात भी नहीं करता था, अपनी उम्र की लड़की से तो बिल्कुल भी नहीं। ऐश ने पलटकर फिर से उसकी तरफ देखा। छोटी लड़की ने उसकी घूरती निगाहों को देखा और धीरे से कहा, मुझे नहीं पता कि मेरे माता पिता कहाँ हैं और वे कैसे दिखते हैं। जब ऐश ने फिर से उसकी प्यारी आवाज़ सुनी तो वह एक पल के लिए हैरान हो गया और धीरे से पूछा, तो फिर तुम इस तरह की जगह पर अकेले क्यों रो रही हो। ऐश का सवाल सुनकर छोटी बच्ची को अचानक कुछ याद आता है और वह फिर से रोने लगती है, जैसे किसी ने उसे मारा हो। जब ऐश ने उसे फिर से रोते देखा तो उसके दिल में हल्का सा दर्द महसूस हुआ, जो काफ़ी समय से ठंडा हो गया था। क्या हुआ, वह उलझन में उसे तुरंत पूछता है। लड़की ने कमजोरी से रोते हुए कहा, मुझे भूख लगी है। जब ऐश ने ये सुना तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और अनजाने में उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। आखिरकार वह एक बच्ची ही है। मेरे घर में खाने का सामान है, अगर तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है तो मेरे साथ आओ। इसको नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन उसके जैसी छोटी बच्ची को इस स्थिति में देखकर वह खुद को उन वर्षों पहले की यादों में खोए बिना नहीं रह सका। शायद ऐश ने उसमें अपना पुराना मासूम रूप देखा हो। उसे ना तो पता था और ना ही उसके पास इसका जवाब था, लेकिन किसी अजीबोगरीब वजह से वह बस उसकी मदद करना चाहता था। ऐश की पेशकश सुनकर छोटी लड़की तुरंत रोना बंद कर देती है। वह अपने सामने खड़े व्यक्ति को गौर से देखती है। वह उसका चेहरा तो नहीं देख पाती, लेकिन उसकी आवाज़ और कदकाठी से वह आसानी से अंदाजा लगा लेती है कि वह भी छोटा है और ईमानदार लगता है। अंत में वह अभी भी एक मासूम बच्ची थी, इसलिए जब उसने सोचा कि वह प्रस्ताव के प्रति ईमानदार है, ठीक है चलो, तो वह उसके साथ जाने के लिए सहमत हो गई। ऐसा नहीं है कि अगर हालात बिगड़ जाए तो वह खुद की रक्षा नहीं कर सकती। ऐश को राहत की सांस तब मिलती है जब वह उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसके साथ कुछ बातें करने के बाद वह उसे इस महल में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। अब जब वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है तो ऐश को किसी कारण से राहत महसूस होती है। ऐश यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुकना चाहता था और वह मुड़कर घाटी के बाहर की ओर चल देता है। छोटी लड़की उसके पीछे पीछे चलती है। जब वे बाहर आए तो सड़क पर मंद चांदनी चमक रही थी और उन दोनों के चेहरे स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। ऐश थोड़ा उत्सुक था और वह खुद को रोक नहीं सका और पीछे मुड़कर उस छोटी लड़की के चेहरे को देखने लगा। लेकिन जब उसने उसका चेहरा देखा तो वह मंत्रमुग्ध हो गया। उसका चेहरा अंडाकार था, जिसकी त्वचा दूध या सफ़ेद थी। उसकी नाक तीखी, गाल उभरे हुए और होठ पतले चेरी जैसे थे। उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें सितारों की तरह चमक रही थी और उसके लंबे काले बाल उसकी गोरी त्वचा के साथ पूरी तरह से मेल खा रहे थे। वह किसी दिव्य कारीगर द्वारा घड़ी गई मूर्ति की तरह थी। ऐश तुरंत ही उसकी अलौकिक सुंदरता पर मोहित हो गया और उसकी धड़कनें तेज हो गई। वह कितनी प्यारी है, उसके मन में केवल यही विचार आया। छोटी लड़की भी ऐश की तरफ देखती है। छोटे लड़के का सुंदर चेहरा भी उसे अभिभूत कर देता है, खासकर उसकी गहरी नीली आंखें जो तारों से भरे आसमान की तरह हैं। वह थोड़ा दुबला पतला था, लेकिन कुछ भी नहीं वह सुंदर था। अचानक उनकी नज़रें मिली और समय जैसे रुक गया। दोनों के चेहरे लाल हो गए और उन्होंने तुरंत अपनी नज़रें फेर ली। उसके बाद उनके बीच का माहौल थोड़ा अजीब हो गया। ऐश अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए जल्दी से अपने छोटे से घर की ओर चलने लगा। छोटी सी सुंदरी जल्दी से उसके पीछे पीछे चलने लगी। उसे भी नहीं पता था कि क्या हुआ था, लेकिन वह जानती थी कि यह कोई अच्छी बात नहीं थी। ऐश चुपचाप आगे चल रहा था, लेकिन उसका दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था और अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया और उसने अजीब मूड को तोड़ने के लिए कहा, आपका नाम क्या है। छोटी लड़की कुछ देर सोचने के बाद जवाब देती है, अलीना। अलीना हूँ, अच्छा नाम है। ऐश सोचता है क्योंकि वह किसी कारण से प्रसन्न महसूस कर रहा है। कुछ हिचकिचाहट के बाद छोटी लड़की अंततः पूछती है, आपका क्या है। ऐसा वह बिना सोचे समझे उत्तर देता है। कुछ समय बाद वे ऐश के घर पहुंचते हैं। यह एक सामान्य आकार का घर था और उसके माता पिता ने उसके लिए यही एकमात्र चीज़ छोड़ी थी। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर का हिस्सा बेहद साफ सुथरा था। वह यहाँ 3 साल से अकेला रह रहा है। उसके जैसा एक छोटा लड़का जो अब तक अकेला जीवित है, उसके अडिग और चतुर स्वभाव का प्रमाण था। अंदर आओ, ऐश ने घर में प्रवेश करते हुए अलीना से कहा। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद अलीना उसके पीछे अंदर चली जाती है। ऐश अपने और छोटी अलीना के लिए रात के खाने में कुछ खास व्यंजन बनाता है। उसने अपनी दादी से खाना बनाना सीखा था जब वह जीवित थी और अब वह खुद एक बेहतरीन रसोइया है।
उसने इतने सालों की मेहनत से कुछ चांदी के सिक्के भी बचाए हैं और क्योंकि वह अकेला रहता है इसलिए ऐश खुद पर बहुत कम खर्च करता है। इसलिए वह उसे 1 या 2 बार अच्छा खाना खिला सकता है। साइटों या निम्न स्तरीय भूमियों में धन प्रणाली: 1 रूबी सिक्का, 100 स्वर्ण सिक्के, 1 GC1, 100 रजत सिक्के, 1 SC1, 100 कांस्य सिक्के। जब छोटी एलिना ने मेज पर गर्म व्यंजन देखे तो उसके मुंह में पानी आ गया, उसका पेट गुर्राने लगा और वह खुद को और रोक नहीं पाई। ऐश की परवाह किए बिना जो उसे बगल से देख रहा था उसने पागलों की तरह खाना खाया। वह मुस्कुराए बिना ना रह सका। वह एक छोटी सी भूखी भूतनी लगती है। दिन के बाद ऐश खाली प्लेटें धोने जा रहा था, तभी उसने देखा कि छोटी एलिना उसे अजीब नज़र से देख रही थी, जैसे कि वह उसका पिता हो या कुछ और। उसे ये सब बहुत मज़ेदार और प्यारा लगा। पहले छोटी एलिना उसे ऐसे देखती थी जैसे कि वह कोई भेड़िया हो जो उसे जिंदा ही खा जाएगा, लेकिन अब वह पहले से ज़्यादा खुशमिजाज और मिलनसार लग रही थी। उसने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बड़े भाई। ऐसा उसकी मुस्कान देखने में बहुत प्यारी थी। ऐश के दिल में गर्माहट महसूस होती है जब वह उसे बिग ब्रो कहती है। उसे ऐसा महसूस हुए कितना समय हो गया है। मासूम बच्ची को देखते हुए जब वह उन्हें छूता है तो उसकी आंखें गर्म हो जाती हैं। उनमें आंसू थे। शायद वे उन सभी वर्षों के अकेलेपन के कारण थे, या उसे आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया था जिससे वह बात कर सकता था जिसे वह नहीं जानता था। वह कई वर्षों में पहली बार खुश था। उन्होंने तुरंत अपनी आंखों की नमी साफ की और गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, आपका स्वागत है। आप चाहे तो यहाँ भी रह सकते हैं। छोटी एलिना ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है और यह बड़ा भाई काफ़ी खुशमिजाज इंसान लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह बहुत स्वादिष्ट खाना बनाता है। यदि आपके माता पिता या कोई अन्य रिश्तेदार नहीं है तो आप शहर में कैसे पहुँचे? ऐश अंततः एक गंभीर प्रश्न पूछता है। कैसे एक छोटी सी लड़की बिना किसी नुकसान के शहर में आ गई और शहर के गेट पर मौजूद गार्डों ने उसे अकेले होने पर भी नहीं रोका? ऐश इस मामले को लेकर बहुत उलझन में था, इसीलिए उसने सीधे उससे पूछा। जब उसने प्रश्न सुना तो उसे कुछ याद आया और उसकी आंखें नम हो गई। वह उदास स्वर में बोली, मैं अपने बूढ़े दादाजी के साथ जंगल में रहती थी, लेकिन कल जब मैं जंगल में खेल रही थी तो बूढ़े दादाजी मेरे पास आए और कहा कि उन्हें कुछ काम है, इसलिए हमें जंगल छोड़कर मुझे इस शहर नामक स्थान पर ले जाना होगा। हमारे यहाँ आने के बाद वह मुझे उस घाटी में छोड़ देता है जहाँ हम सुबह मिलते हैं, और जाने से पहले उसने मुझसे वादा किया था वह जरूरी काम निपटाने के बाद वापस आएगा और मुझे वहाँ आज्ञाकारी ढंग से उसका इंतजार करना होगा। जब वह आज जो हुआ उसे याद करती है तो वह फिर से रो पड़ती है। ऐश बुद्धिमान था और कुछ हद तक अनुमान लगा सकता था कि उसके बाद क्या हुआ था। ऐसा लगता है कि बूढ़े दादाजी ने उसे छोड़ दिया है या उन्हें कुछ परेशानी हो गई है, इसलिए छोटी एलिना अकेली रह गई। कुछ देर रोने के बाद नन्ही एलिना सो गई। वह अपनी पीड़ा के कारण बहुत थक गई थी। पूरे 1 हफ्ते तक वह और अलीना उसी अंधेरी घाटी में जाते और अपने बूढ़े दादाजी के लौटने का इंतजार करते, लेकिन वे कभी वापस नहीं आते। अलीना उदास हो जाती, लेकिन धीरे धीरे वह स्वीकार कर लेती कि उसके दादाजी ने उसे छोड़ दिया है या वे कहीं और कुछ महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं। इस तरह ऐश की एकाकी जिंदगी में एक छोटी बहन आई। वह उससे बहुत प्यार करता था। कुछ समय बाद छोटी अल्ना ऐश के प्रति खुल जाती है और वह उसे असली बड़ा भाई मानती है। ऐश हमेशा उसका ख्याल रखता है और उसे कहानियां सुनाता है और उसके साथ खेलता है। ऐश फिर से खुश हो जाता है क्योंकि वह अलीना के साथ ज़्यादा समय बिताता है। आखिरकार उसकी कड़वी जिंदगी में अलीना के चेहरे पर फिर से वसंत आ गया और अतीत के दाग भर गए। इस तरह 1 साल खुशी और आनंद में बीत गया, लेकिन सर्दी की शुरुआत में छोटी अलीना बीमार हो गई। पहले तो ये गंभीर नहीं थी, कुछ दवाइयों से वह फिर से स्वस्थ हो सकती थी, लेकिन 1 हफ्ते बाद उसकी बीमारी फिर से उभर आए और इस बार यह बहुत ज़्यादा गंभीर थी। ऐसे इस बात से घबरा जाता है क्योंकि उसके बचपन का सदमा फिर से उभरने लगता है, और वह घबरा जाता है क्योंकि उसके माता पिता और दादा दादी उसे एक एक करके छोड़ देते हैं और अब उसकी छोटी बहन भी बीमार पड़ गई है। वह इसे कैसे आसानी से ले सकता था? अगर उसे कुछ हो गया तो वह ऐसी कल्पना करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने उसकी अजीब बीमारी को ठीक करने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन 4 महीने बाद भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई। ये बहुत अजीब था कि कभी कभी यह ठीक हो जाती थी और कभी कभी ठीक होने के संकेत दिखाई देते थे, लेकिन चाहे वह उसे कोई भी दवा खिलाए वे काम नहीं कर पाती थी। कई डॉक्टरों ने अल्ना की स्थिति की जांच की और सभी ने कहा यह सिर्फ सर्दी थी और कुछ दवा लेने के बाद वह ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐश को इस बारे में बहुत बुरा लगता है और उसे लगता है कि यह कोई साधारण सर्दी जुकाम नहीं है और उसके साथ कुछ गड़बड़ है। कुछ समय तक इस पर विचार करने के बाद इस आखिरकार एक कठोर उसने अपने माता पिता का घर 10 सोने के सिक्कों के लिए बेच दिया। क्योंकि सामान्य दवाएं काम नहीं कर रही थी, इसलिए ऐश ने कीमिया गोलियां खरीदी। कीमिया की गोलियां सर्वशक्तिमान कीमियागरों द्वारा बनाई गई थी जो चमत्कारिक दवाओं के मामले में पारंगत थे, लेकिन वे कीमिया की गोलियां बहुत महंगी थी।
इसलिए उसने अपने माता पिता का घर बेचने का ये कठिन निर्णय आज एसलना के लिए कीमिया की गोलियां खरीदने के लिए बाहरी क्षेत्र के गोली बाजार में कीमिया की दुकानों की ओर जाता है। एस ने एक मशहूर कीमिया की दुकान से 8 सोने के सिक्कों के साथ 2 काली कीमिया की गोलियां खरीदी। क्योंकि उसे गोलियों के बाजार के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसीलिए उसने इस दुकान को ढूंढ निकाला और यहाँ से गोलियां खरीदी। अब उसके पास सिर्फ एक सोने का सिक्का बचा था, क्योंकि उसने झुग्गी झोपड़ी में एक सोने के सिक्के से एक जर्जर झोपड़ी खरीद ली थी। उसने अपनी छोटी बहन को बचाने का निश्चय कर लिया था, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। जल्दबाजी में ऐश ने दुकान मालिक की आंखों में तिरस्कार की चमक देखी जब उसने वह 2 काली गोलियां खरीदी। ऐश के जाने के बाद दुकान मालिक के होठ ऊपर की ओर उठे। उसने चालाकी और तिरस्कार से मुस्कुराया। अलना को वह ब्लैक एल्केमी पिल खिलाने के बाद ऐश उसे रात भर आराम करने देती है। सुबह सुबह इस चिंता में सो नहीं पाया। पिछले 3 दिनों से वह इसी हालत में था। उसने 10वीं बार फिर से अलना की हालत की जांच की, लेकिन उसे निराशा हुई कि अभी भी अलीना की बीमारी में ज़रा भी सुधार नहीं हुआ है। ऐस को लगा कि उन ब्लैक पिल्स में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अपना पुराना घर बेचने से पहले उसने इन कीमिया गोलियों के बारे में पूछताछ की और जाना कि कीमिया से बनी यह गोलियां कितनी चमत्कारी हैं। ये गोलियां उसकी बहन की बीमारी से भी ज़्यादा गंभीर बीमारी को ठीक कर सकती है, लेकिन ये गोली अभी भी उस पर काम नहीं कर रही है। उसे यकीन नहीं था कि यह कीमिया गोलियां दूसरी दवाओं की तरह अलाइन पर भी काम नहीं करेंगी। ऐस फिर से गोली बाजार में वापस चला गया। हालांकि इस बार वह बाहरी क्षेत्र के गोली बाजार की एक और कम प्रसिद्ध गोली की दुकान पर जाएगा। ऐस ने एक छोटी सी गोली की दुकान देखी जो पिछली गोली की दुकान से कहीं ज़्यादा साधारण थी और अंदर चला गया। वहाँ एक बूढ़ा आदमी था जो 60 साल का लग रहा था। एक छोटे काउंटर के पीछे एक लंबी कुर्सी पर बैठा था। उसके सफ़ेद छोटे बाल थे और उसके झुर्रीदार चेहरे पर लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी। जब बूढ़े आदमी ने ऐश की दुबली पतली शक्ल और उसके शरीर पर छोटे छोटे फटे पुराने कपड़े देखे तो उसे तुरंत पता चल गया कि वह एक गरीब बच्चा है। बूढ़ा दुकान मालिक एक दयालु स्वभाव का व्यक्ति था, इसलिए उसने उसे तुरंत भगाया नहीं। वह चेहरे पर दयालु मुस्कान के साथ पूछता है, छोटे बच्चे तुम क्या चाहते हो? बूढ़े व्यक्ति की दयालु मुस्कान और उसके दोस्ताना ढंग से बात करने को देखकर उसकी नसें थोड़ी ढीली पड़ गई और उसने बूढ़े दुकान मालिक से सम्मानपूर्वक बात की। सर, कल मैंने अपनी बीमार बहन के लिए यहाँ के पास की एक मशहूर कीमिया की दुकान से यह कीमिया गोलियाँ खरीदी थी, लेकिन यह उसकी बीमारी पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रही हैं। क्या सर, कृपया इस गोली का निरीक्षण कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि क्या यह उसकी ज़रूरत की गोली नहीं है और उसे किसी दूसरी गोली की ज़रूरत है? ऐस ने जैसे ही अपना अनुरोध किया उसने अपनी जेब से बची हुई काली गोली निकाली और उसे बूढ़े दुकान मालिक को दिखाया। ऐस की छोटी सी विनती सुनकर बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और उसने उसके हाथ से काली गोली ली और उसे गंभीरता से झांक। बूढ़े आदमी ने अपनी बूढ़ी नाक से हल्की सी सांस ली और उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। वह पहले गंभीरता से काली गोली को देखता है और फिर नन्हे ऐस को, जो दोनों हाथ जोड़कर घबराई हुई प्रतीक्षा कर रही थी। अब बूढ़े आदमी ने ऐस को देखकर दया से आह भरी और उसे इस बेचारे छोटे लड़के के लिए बहुत बुरा लगा। ऐस ने बूढ़े आदमी के गंभीर चेहरे को देखा और उसका दिल लगभग धड़कने लगा, क्योंकि वह जानता था कि कुछ बहुत गलत था। कुछ देर चुप रहने के बाद बूढ़े आदमी ने गंभीरता से कहा, यह एक असफल गोली है, जिसका मतलब है कि इसमें कोई उपचार या इलाज करने की क्षमता नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो ये सिर्फ एक कचरा है। जब ऐस ने ये सुना तो उसे लगा कि उसके आसपास की दुनिया अंधकार में हो गई है और वह लगभग अपनी चेतना खो बैठा है। लेकिन वह खुद को शांत रखने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि वह समझ सकता है कि उस बूढ़े मोटे चेहरे वाले कमीने ने उसे धोखा दिया है और वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ये तनाव उसे और अधिक नुकसान पहुंचाएगा। वह ऐसे समय में अवसाद में नहीं पड़ सकता जब उसकी बहन की स्थिति अभी भी अज्ञात थी। वह मोटा कमीना वैस उस मोटे दुकानदार को मन ही मन लाखों बार कोसता है, क्योंकि वह उसे चुपचाप कोसने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। ऐश ने गहरी सांस ली और अपने उबलते गुस्से को दबा लिया। ऐश को अंदाजा हो गया कि यह बूढ़ा आदमी बहुत दयालु व्यक्ति है। उसने गोली का मूल्यांकन किया, उससे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि ऐश जानता था कि अगर बूढ़े आदमी की जगह कोई और होता तो वह उसे उसी समय दुकान से बाहर निकाल देता। जब वह इस तरह का सवाल पूछता या मुआवजा मांगता, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उसके जैसा कोई गरीब आम आदमी उनकी दुकानों में कदम रखे। ज़्यादातर अमीर व्यापारी खासतौर पर गोली बाजार में उसके जैसे गरीब और आम लोगों का तिरस्कार करते हैं। सर, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। मैं इस उपकार को अपने दिल में याद रखूंगा। उसके बाद उसने बूढ़े आदमी से ईमानदारी से यह शब्द इसके बाद ऐस तुरंत ही झुक जाता है और विनती भरे लेकिन दृढ़ स्वर में पूछता है, क्या सर मुझे बता सकते हैं कि मेरी छोटी बहन की बीमारी को ठीक करने के लिए मुझे किस तरह की गोली की आवश्यकता है? ऐस जानना चाहता था कि किस तरह की गोली उसकी बहन की बीमारी को ठीक कर देगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसकी कीमत क्या होगी, क्योंकि वह पहले ही अपना पैसा खो चुका है जो उसे वापस से नहीं मिलने वाला है। भले ही वह शहर के गार्ड पोस्ट को इसकी सूचना दे, उसे किसी अन्य तरीके से पैसे जुटाने होंगे।
बूढ़ा आदमी इसकी दृढ़ आंखों और उसके दृढ़ रवैये से चकित हो जाता है और हिल जाता है। आपके वर्णन से आपकी बहन की बीमारी नव कोल्ड इलनेस जैसी लगती है। यह एक दुर्लभ स्थिति है, इसलिए आपको इसे ठीक करने के लिए नव हीटिंग पिल की आवश्यकता है। ये बहुत महंगी गोली है। इसकी कीमत आपको एक रूबी कॉइन पड़ेगी। एक रूबी सिक्का 100 सोने के सिक्के। जब छोटे एस ने इस नव हीटिंग पिल की कीमत सुनी तो वह लगभग वहीं गिर पड़ा। ये बहुत महंगी है। अगर उसके पास 10 सोने के सिक्के भी होते तो भी उसके पास 90 सोने के सिक्के नहीं होते। उसके जैसे गरीब व्यक्ति के लिए ये रकम असंभव थी, भले ही उसने खुद को बेच दिया हो। एस अपने दांतों को भीते हुए पूछता है, सर क्या ये गोली मेरी बहन की बीमारी को ठीक कर सकती है? वह आखिरी बार पुष्टि के लिए पूछता है। ऐश के दृढ़ निश्चय को देखकर बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया, क्योंकि अगर कोई और आम आदमी होता तो सिर्फ एक रूबी सिक्के की कीमत सुनकर ही वह निराशा में डूब जाता। हालांकि इस छोटे लड़के की इच्छाशक्ति दूसरे स्तर पर है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैं इसमें अपना गेल गैलॉज नाम पर लगाता हूँ। ये गोली आपकी बहन की बीमारी को 99% ठीक कर सकती है। जब इसने बूढ़े आदमी को देखा, गेल ने उसे देखकर मुस्कुराया। उसे सहज महसूस हुआ। उसने गंभीरता से सिर हिलाया और मुड़कर बूढ़े आदमी गेल की मियाँ की दुकान से बाहर निकल गया। जब इस झुग्गियों में वापस जा रहा था, उसने उस मोटे कमीने को खरीदारी करते देखा और देखा कि वह मोटा आदमी सोने के सिक्के गिनते हुए कान से कान तक मुस्कुरा रहा था। एक दिन तुम्हें स्वर्ग का दंड भुगतना पड़ेगा। एस गुस्से में अपने दांत पीसता है और अपने दिल में उसे और भी भयंकर रूप से कोसता है। वह चाहता है कि वह उस बेशर्म मोटे सोने के सिक्कों को चुरा सके। जैसे ही वह कोस रहा था और उस मोटे कमीने से चोरी करने के बारे में सोच रहा था, वह अपने घर पहुंचता है। एस ने झोपड़ी का दरवाजा खोला ही था कि उसने देखा कि एलना और भी ज्यादा कांप रही थी और उसे समझ आ गया कि उसकी हालत बिगड़ रही है। वह दौड़कर उसके पास गया और जल्दी से उसे कसकर गले लगा लिया। जब उसने उसे गले लगाया तो वह ठंड से कांप रही थी। अलीना को बहुत ठंड लग रही थी। तभी उसे गर्मी का एहसास हुआ और उसे तुरंत पता चल गया कि उसका बड़ा भाई वापस आ गया है। परी जैसे चेहरे पर एक हल्की मुस्कान खिल गई और उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। एस की आंखें आंसुओं से भर गई जब उसने एलेना की कमजोर मुस्कान देखी और मंद मंद सोचा, जिंदगी मेरे साथ बहुत अन्याय कर रही है। पहले मेरे माता पिता, फिर मेरे दादा दादी और अब मेरी इकलौती छोटी बहन भी मुझे उनकी तरह छोड़कर जा रही है। नहीं, ऐ सब चेतन रूप से जोर से चिल्लाता है। वह धीरे से बुदबुदाया, मैं नहीं चाहता था कि मेरा कोई प्रिय व्यक्ति फिर से मरे। उसकी आवाज़ ऊंची हो गई। मैं इस अन्यायपूर्ण जीवन के खिलाफ लड़ना चाहता हूँ। मैं इस अन्यायपूर्ण भ्रष्ट दुनिया के खिलाफ लड़ना चाहता हूँ। मैं इस अन्यायपूर्ण स्वर्ग के खिलाफ भी लड़ना चाहता हूँ। अंत में उसके हृदय में कड़वाहट और आक्रोश के अलावा कुछ नहीं बचा। बस मुझे शक्ति दे दो और मैं उन सभी से लड़ूंगा जो मेरी बहन को मुझसे छीनना चाहते थे। अलीना के शांत भाव को देखकर उसका दिमाग उलझन में पड़ गया, जैसे वह इतने सालों पहले अपने दादा दादी के बर्फीले शरीर को देख रहा हो। इतने सालों से उसके दिल में छिपी हुई सारी हताशा, दर्द और अकेलापन ज्वार की तरह बाहर आ गया। हाँ, जब वह हर चीज़ की अनुचितता की निंदा और चुनौती दे रहा था तो उसके दिमाग में एक अजीब विचार आया। ये सिर्फ एक मूर्खतापूर्ण विचार था। यह इतना मूर्खतापूर्ण और इस दुनिया से बाहर का विचार था कि वह अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए हंसता है। वह सोचता है, हर कोई मुझसे चोरी कर रहा है। क्या होगा अगर मेरे पास ऐसी शक्ति हो जो मुझे किसी भी चीज़ से चोरी करने में मदद कर सके, यहाँ तक कि स्वर्ग से भी। यदि मैं स्वर्ग का अपराधी भी बन जाऊं, यदि मैं युगों का अपराधी भी बन जाऊं, तब भी मैं आप सबकी चोरी करूंगा। यदि इससे मेरे प्रियजनों की खुशी का सवाल है, मैं सब कुछ चुरा लूंगा, इस जीवन से, इन घृणित लोगों से और इस अन्याय उच्च स्वर्ग से। अचानक गोल्डन स्काई वर्ल्ड का सुनहरा आसमान काला हो गया और सब कुछ अंधकार में डूब गया। रोशनी का एक भी कण नहीं बचा, मानो अंधकार इस छोटी सी दुनिया में निजी तौर पर आया हो। इस अचानक कालेपन ने दुनिया की हर जाति को चिंतित कर दिया। हर किसी को लगा कि उन पर कोई विपत्ति आने वाली है। अचानक पीछे के आसमान में बिजली के काले बादल छा गए। कोई भी व्यक्ति चमकती बिजली को दूर से देख सकता था और बीच बीच में तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ भी सुन सकता था। ये देखने लायक एक मनमोहक नज़ारा था। इस परिदृश्य ने गोल्डन स्काई वर्ल्ड के प्रत्येक शीर्ष विशेषज्ञ को चिंतित कर दिया। ये काले बादल एक विशाल अंधकार में छेद बनाते हैं जिसके चारों ओर बिजली चमकती है, या एक ऐसा काला द्वार बनाते हैं जिसमें बिजली ऊर्जा का स्रोत होती है। कोई नहीं जानता कि वह विशाल चीज़ क्या थी, लेकिन हर किसी के दिमाग में सिर्फ एक ही विचार है और वह है, एक आपदा आने वाली है। हालांकि सभी की उम्मीद के विपरीत एक गहरे नीले रंग की बिजली गर्जना के साथ गिरती है। दुनिया भर में हर जगह गड़गड़ाहट की गूंज सुनाई देती है। इससे भी ज़्यादा बेतुकी बात यह हुई कि गहरे नीले रंग की बिजली सामान्य बिजली की तरह फीकी नहीं पड़ी और एक निश्चित दिशा की ओर तेजी से चमक उठी, जैसे कि एक उल्कापिंड गिर रहा हो। लेकिन ये सभी के लिए ज़्यादा साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस गहरे नीले रंग की रोशनी का अपना जीवन है।
ये गहरे नीले प्रकाश की किरण में बदल जाता है और यह इतना तेज होता है कि एक चमक में गायब हो जाता है। इस अचानक घटी घटना से हर कोई अचंभित रह गया, क्योंकि प्रकाश की वह किरण सबकी नज़रों से ओझल हो जाने के बाद अंधकार में आकाश और बादल सामान्य हो गए, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। कोई नहीं जानता कि वह विचित्र बिजली क्या थी, लेकिन क्योंकि यह साधना की दुनिया थी इसलिए वे तुरंत सोचते हैं कि यह कोई स्वर्गीय खजाना था जो स्वर्ग से गिरता है। हर दौड़ के कुछ शीर्ष विशेषज्ञ प्रकाश की दिशा की ओर बढ़े, लेकिन प्रकाश इतना तेज था कि कोई भी उसे पकड़ नहीं सका या उसका पीछा नहीं कर सका। इसकी अंतिम दिशा मानव महाद्वीप नीला पवन महाद्वीप की ओर थी। नीला पवन महाद्वीप के शीर्ष संप्रदाय इस सब में शामिल थे, और जब प्राचीन संप्रदायों के विशेषज्ञों को एहसास हुआ कि उनकी दिशा में आ रहा है तो वे तुरंत खुश हो गए, लेकिन वे भी गहरे नीले प्रकाश की उस किरण को पकड़ नहीं सके। ये निचले स्तर की भूमि की ओर तेजी से गायब हो जाता है। इस बीच नदी फूल शहर जुगी बस्ती क्षेत्र में है। अपनी भावनाओं के उफान के बाद असंततः शांत हो गया और स्वर्ग से चोरी करने की अपनी बेतुकी अवधारणा के बारे में सोचकर उसे काफी हास्यास्पद महसूस हुआ। स्वर्ग से कोई चोरी नहीं कर सकता, ऐस ने असहाय होकर आह भरी। गहरे नीले रंग की रोशनी की एक किरण तेजी से रिवर फ्लावर सिटी में प्रवेश करती है। इसकी दिशा झुगी झोपड़ियों की तरफ थी। यह इतनी तेज थी कि किसी को भी इसका पता नहीं चला। एक झटके में ये झुगी झोपड़ियों में घुस जाती है और इसका निशाना एक जर्जर झोपड़ी होती है जिसकी छत पर छेद होते हैं। वह रुक जाता है और झोपड़ी की छत के ऊपर मंडराने लगता है, जैसे वह अंदर के छोटे लड़के को देख रहा हो जो एक छोटी सी सुंदर लड़की को गले लगाए हुए रो रहा था और स्वर्ग को कोस रहा था। गहरे नीले रंग की रोशनी की किरण चमकती है और सीधे लड़के के सिर में प्रवेश करती है। उसका अस्तित्व का निशान गायब हो जाता है, जैसे कि वह कभी अस्तित्व में ही ना हो। वह छोटा लड़का कोई और नहीं बल्कि ऐश था। वह रॉबी सिक्का इकट्ठा करने का रास्ता तलाशने के लिए बाहर जाने ही वाला था कि अचानक उसे पिघलते हुए लोहे की सड़क से टकराने का एहसास हुआ और ऐसा लगा जैसे उसका सिर फट गया हो। वह वहीं बेहोश हो जाता है। बेहोश होने से पहले ऐश को जो आखिरी बात याद है वह यह है कि उसके सिर में एक मीठी कर्कश आवाज़ सुनाई दे रही थी। स्थापना शुरू हुई 12 घंटे की गहरी नींद के बाद ऐश ने अपनी भारी पलक को बड़ी मुश्किल से खोला। कल की घटना के कारण वह अभी भी बेहोश था, हालांकि अगले ही पल दर्द गायब हो गया। जब अंततः वह दर्द चला गया तो किसी अज्ञात कारण से ऐश को अजीब तरह से ताजगी महसूस हुई। ऐश को याद है कि कल क्या हुआ था जब अचानक दर्द ने उसे जकड़ लिया और वह बेहोश हो गया। यह अजीब था। क्या मुझे निंदा करने के लिए स्वर्ग से सजा मिली? ऐश ने सिर हिलाया और तीखे ढंग से मुस्कुराया। शायद ये तनाव की वजह से था, क्योंकि मैं 3 दिनों तक सो नहीं पाया था। ऐश को जल्दी ही उस हास्यास्पद धारणा से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि यदि स्वर्ग उसे दंड देने के लिए इतना उदार था तो इस संसार में कोई बुराई नहीं थी। ऐश को अपनी छोटी बहन की नींद आ गई जो उसके गले में गहरी नींद में सो रही थी। फिर भी उसका शरीर अभी भी बर्फ की तरह ठंडा था। ऐश की अभिव्यक्ति तुरंत काली हो गई जब उसने एक रूबी सिक्का के बारे में सोचा जिसे उसे उस गोली के लिए जितनी जल्दी हो सके अर्जित करना था। एक रूबी सिक्का, शख्स 100 स्वर्ण सिक्के। ऐश शहर में जाकर कुछ ऐसा काम ढूंढने वाला था जिसमें उसे ज़्यादा पैसे मिले। उसे कुछ आइडिया था कि उसे कहाँ जाना चाहिए ताकि उसे एक रूबी सिक्का मिल सके। मुझे शिकार के लिए शहर से बाहर जाना है, ऐश ने खुद से कहा। ऐश अभी कालीन से उठने ही वाला था कि उसके सिर में एक परिचित किंतु अपरिचित ठंडी आवाज़ गूंजी। स्थापनापूर्ण ऐश भयभीत हो गया और लगभग उछल पड़ा। तभी अचानक उसे एक महिला की मधुर किंतु तीखी आवाज़ सुनाई दी। वह जल्दी से अपने चारों ओर देखता है, लेकिन एलिना के अलावा वहाँ कोई नहीं था। ऐश उसे मजबूती से पकड़ता है और सतर्कता से अपने आसपास देखता रहता है, जैसे कि वह किसी दुश्मन का सामना कर रहा हो, लेकिन वह चाहे जितना भी देखे वहाँ कोई नहीं था। ऐश को अचानक याद आता है कि जो आवाज़ उसने सुनी थी वह वही थी जो उसने बेहोश होने से पहले सुनी थी। यह आवाज़ क्या है और कहाँ से आ रही है? क्या मुझ पर किसी भूत का साया है? जब उसने भूत के बारे में सोचा तो वह डर के मारे पीला पड़ गया। ऐश ने जिस रेस्टोरेंट में काम करता है उसके मालिक से भूत प्रेत और बुरी आत्माओं के बारे में बहुत सी कहानियाँ सुनी है। वह बूढ़ा रेस्टोरेंट मालिक हमेशा अपने पोते को भूत प्रेत की कहानियाँ सुनाता है, जैसे कि एक बार एक भूत ने एक बच्चे को अपने वश में कर लिया और फिर उसकी आत्मा को खा गया। ऐश हमेशा इस तरह की कहानियां बड़ी दिलचस्पी से सुनता था और अब वह भूत प्रेत और बुरी आत्माओं से बहुत डरता था। वह कुछ प्रार्थनाएं दोहराने जा रहा था जो उसने एक बार पुराने रेस्टोरेंट मालिक से सुनी थी। तभी वह भावहीन आवाज़ फिर उसके दिमाग में गूंज उठी। बधाई हो अनंत चोर प्रणाली आपको एक मेजबान के रूप में चुनती है। क्या बकवास है। वह जोर से कसम खाने वाला था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया क्योंकि उसने एलिना को अपनी एक बाह में पकड़ रखा था और वह उसे हिलाना नहीं चाहता था। ऐश तुरंत अपने मन में पागलों की तरह पुराने मालिक की प्रार्थनाओं का जाप करना शुरू कर देता है। ओ गिडियली डिकरी डिकील, यहाँ तक कि उसे भी नहीं पता था कि इन शब्दों का क्या मतलब है।
लेकिन उसने पुराने रेस्तरां मालिक को ये कहते हुए सुना था कि जब आपको कोई भूत दिखाई दे तो बस उनका जाप करें और भूत हमेशा के लिए चला जाएगा। 10 सेकंड में ऐश को आवाज़ सुनाई नहीं दी और उसे लगा कि रेस्टोरेंट मालिक के मंत्र काम कर रहे हैं। वह थोड़ा आत्मसंतुष्ट हो गया और महिला भूत के खिलाफ अपनी शानदार जीत का जश्न मनाने ही वाला था कि महिला की आवाज़ फिर से उसके दिमाग में गूंज उठी। होस्ट का वर्तमान विशेषाधिकार स्तर 0 पर है। स्तर 0 विशेषाधिकार के बारे में विवरण होस्ट मस्तिष्क में स्थानांतरित होने वाला है। स्थानांतरण शुरू, कृपया तैयार रहें मेजबान। इस बार आवाज़ पहले की तरह भाव शून्य नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह ऐश की सादगी पर हंस रही हो। ऐश इस भूतिया महिला की आवाज़ को दोबारा सुनकर बुरी तरह डर गया और अलना को गोद में लेकर झोपड़ी से भागने ही वाला था कि अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चीज़ उसके मस्तिष्क में घुस गई हो। ऐश ने बहुत ज़्यादा दर्द के कारण तुरंत अपना सिर पकड़ लिया, लेकिन वह चिल्लाया नहीं क्योंकि अलीना अभी भी उसके करीब थी। इस भयंकर दर्द में भी वह अपनी छोटी बहन की भलाई के बारे में सोच रहा था। ऐश के दांत कसकर भेंचे हुए थे। ये दर्द कल जैसा ही था, लेकिन इस बार यह असहनीय नहीं था। 10 सेकंड के बाद दर्द कम हो गया और आखिरकार चला गया। ऐश फिर से होश में आ गया। उसे अभी किसी बात की परवाह नहीं थी क्योंकि यह उसके बचने का एकमात्र मौका था। वह थोड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय था। वह अपनी छोटी बहन को इस भूत घर से सुरक्षित बाहर ले जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐश के भारी कदम तब रुक गए जब उसे अपने दिमाग में कुछ अजीब सा महसूस हुआ और जैसे ही उसका ध्यान उस अजीब से हिस्से पर गया वह अजीब सी यादों में बदल गया। यह अजीब सी यादें ऐश की बन गई। ऐश इस अचानक घटनाक्रम से बहुत उलझन में था। क्या भूत को आत्माओं को खाना और शरीर पर कब्जा नहीं करना चाहिए? वे विदेशी यादें उनके मन में बस गई और अब वह उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। ऐश को नहीं पता था कि उसने उन यादों को क्यों टटोला, लेकिन अंदर से एक आवाज़ उसे लगातार ये बताती रही कि वह क्या है। और जब वह उसे देखे, ऐश पहले तो चौंक गया, लेकिन अगले ही पल वह हैरान हो गया और उसका आश्चर्य उन्माद में बदल गया। ऐश को इतना सदमा लगा कि वह अपनी चिंताओं और अपनी बीमार छोटी बहन के बारे में लगभग भूल गया जो अभी भी उसके गले में थी। कुछ समय बाद उसे होश आ गया। ऐश ने अपने आसपास की चीज़ों पर नज़र डाली जैसे कि वह किसी बात की पुष्टि कर रहा हो। ये सुनिश्चित करने के बाद कि झोपड़ी के अंदर या बाहर कोई नहीं है, वह आखिरकार थोड़ा शांत हुआ। पूरी तरह से शांत होने के बाद उसकी भावनाएं उसकी बहन के पास बैठ गई, लेकिन चाहे वह कुछ भी करे वह अपने तेज धड़कते दिल को शांत नहीं कर सका जो पागल ड्रम की तरह धड़क रहा था। ऐश उन बेतुकी यादों पर यकीन करने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन अंदर ही अंदर वह ये पुष्टि करना चाहता था और चाहता था कि यह सब सच हो। इसलिए उसने सबसे पहले अपने आसपास की चीज़ों की जांच की, क्योंकि अगर यह यादें सच होती तो वह कल्पना करने की हिम्मत नहीं कर पाता कि वह क्या करेगा। ऐश ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, स्थिति जैसे ही उसने कहा कि दुनिया में कुछ अकल्पनीय हुआ, ऐश की आंखों के सामने एक पारदर्शी काला ब्लॉक बनना शुरू हो गया। जब ये पूरी तरह से बन गया तो ये काला था, लेकिन इस पर चांदी के अजीब निशान थे और उस काले पारदर्शी ब्लॉक के ऊपर गहरे नीले रंग के निशान उकेरे गए थे जो सुनहरे रंग में चमक रहे थे। काले ब्लॉक को पैनल कहा जाता है। ये चिन्ह एक ऐसी भाषा के थे जो इस दुनिया के लिए विदेशी थी और इसे देवताओं की प्राचीन भाषा कहा जाता है। अब इस पूरी दुनिया में सिर्फ ऐसे ही इसे पढ़ या समझ सकता है, क्योंकि वह इसे अपनी लेवल 0 विशेषाधिकार यादों से सीखता है। वह इसे बोल भी सकता है जैसे कि वह इसे जन्म से ही सीख रहा हो। स्टेटस की बात सच होने के बाद ऐश को बहुत खुशी और राहत महसूस हुई। अगर उसकी बहन और उसके आसपास के इलाकों की चिंता ना होती तो वह पागलों की तरह हंसता। वह शांत हो गया, लेकिन स्टेटस पढ़ते समय उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अनंत चोर प्रणाली मुख्य पैनल होस्ट एसोहाइट जाति मानव कोई रक्त संबंध नहीं। स्वर्ग प्रथम स्वर्ग नश्वर आकाश स्वर्ग प्रथम स्वर्ग का साधना स्तर मार्शल साधना नश्वर XP 0/50 XP अनुभव अंक आत्मा साधना नश्वर SP 0/20 बाय SP 16 पॉइंट्स चोर अंक TP 15 वर्तमान मिशन 0। जब ऐसने अपना स्टेटस देखा तो वह दंग रह गया क्योंकि उसमें बहुत सारी जानकारी थी। फिर उसने मुख्य पैनल के ऊपरी दाएं कोने पर देखा। वहाँ एक चांदी का प्रतीक था जो चमक रहा था। यह एक केप जैसा दिखता है। यह उसका स्टेटस पैनल प्रतीक था। तभी उनका ध्यान अपनी स्थिति के तीसरे कॉलम पर गया और वे प्रथम स्वर्ग शब्द से अत्यंत भ्रमित हो गए। क्या और भी स्वर्ग है? उसने सोचा। पहले स्वर्ग का नाम नश्वर आकाश स्वर्ग है। ऐश को ये सोचने से रोका नहीं जा सका कि वह सिर्फ कुएं में पड़ा एक मेढक था। वह कभी नदी के फूलों के शहर से बाहर भी नहीं गया था और अब उसे अचानक स्वर्ग का महान नाम पता चल गया। यह एक बहुत ही खास एहसास था। जब वह अपने दूसरे स्टेटस कॉलम देख रहा था तो उसे अपनी खेती की स्थिति दिखाई दी और वह कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। वह बस एक नश्वर था। जब उसने अनुभव अंक और आत्मा अंक देखे तो वह भ्रमित हो गया। ये किस लिए हैं? ऐश ने अपनी आवाज़ अपने दिमाग में भेजी। यह उस सिस्टम खजाने से संवाद करने का एक तरीका था जो उसे यादों में मिला था। EXP और SPQE की वह मात्रा है जो मेजबान को साधना के अगले स्तर तक पहुंचने के लिए आवश्यक है।
एस को अब इस बर्फीली आवाज से डर नहीं लगता था क्योंकि वह सिस्टम नामक इस खजाने का मालिक था। हालांकि यह किस तरह का खजाना था यह उसे नहीं पता, लेकिन ये सिस्टम स्वर्ग के नाम के बारे में भी जानता है। ये सिस्टम खजाना इस दुनिया से नहीं है, यह उसका निष्कर्ष था। तो फिर मैं यह एक्सपी और एसपी कैसे एकत्रित करूं? सिस्टम ने फिर से जवाब दिया, लेकिन इस बार अलग मेजबान को खुद ही पता लगाना होगा। ऐसे इस जवाब से अचंभित रह गया। कुछ सोचने के बाद उसने इस बार एक अलग सवाल पूछा, तो चोर पॉइंट टीपी क्या है? यह एकमात्र ऐसा स्टेटस था जो शुरू में शून्य नहीं था और उसके पास 15 स्टेटस थे। वह इस बात से बहुत खुश था, लेकिन इसमें चोर शब्द था और किसी कारण से उसे असहज महसूस हो रहा था। होस्ट प्रत्येक सफल माननीय चोरी के बाद चोर अंक टीपी अर्जित कर सकता है। चोर अंक सिस्टम की मुद्रा है। चोरी या डकैती से क्या मतलब है? क्या तुम चाहते हो कि मैं चोर बन जाऊं और किसी को लूटना कब से सम्मान्य हो गया? क्या तुम खुद को तोड़ते हो? एस हैरान था। वह सिर्फ 12 साल का था, लेकिन उसने कभी चोरी जैसा कोई अनैतिक काम नहीं किया। भले ही वह गरीब था, लेकिन वह कभी इस तरह का काम नहीं करेगा। अब ये खजाना उसे चोरी करने के लिए कह रहा है और यह भी कहने की हिम्मत करता है कि यह सम्मानजनक है। वह लगभग पागल हो गया। होस्ट ने सिस्टम का नाम ध्यान से पढ़ा। उसने कहा और आगे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। अब जब वह शांत हो गया था, उसने पारदर्शी काले पैनल के शीर्ष पर ध्यान केंद्रित किया। उस पर केवल गहरे नीले रंग में सुनहरे रंग की चमक के साथ शब्द लिखे थे, अनंत चोर प्रणाली। वे शब्द अत्यंत प्रभावशाली थे और उनमें किसी प्रकार की शक्ति छिपी हुई थी। जब एस ने इस सिस्टम ट्रेजर का पूरा नाम पढ़ा तो उसमें चोर भी था। उसने अपनी आंखें रगड़ी और इसे फिर से देखा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसने कोई गलती नहीं की है। लेकिन चाहे उसने इसे कितनी बार देखा हो, फिर भी वहां चोर था। ऐश की सर्वोच्च खजाना पाने की खुशी तुरंत ही धुएं में उड़ गई क्योंकि उसे पता था कि वह किसी तरह की मुसीबत में है। ऐश जानता था कि वह मुसीबत में है क्योंकि अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वह इस सिस्टम खजाने को फेंक नहीं सकता था। उसे ये भी नहीं पता था कि यह कहाँ छिपा हुआ था। ऐश को पता था कि यह सिस्टम उसके शरीर में है क्योंकि हर बार इसकी आवाज़ उसके सिर में गूंजती है और केवल वही पैनल देख या सुन सकता है। वह ये भी सोचता है कि यह सिस्टम खजाना उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि वह सिस्टम का मास्टर था। सच तो यह था कि अब उसका जीवन सामान्य नहीं रहेगा। एस को एक और प्रभावशाली शब्द याद आता है जो सिस्टम को नियंत्रित कर सकता है, और वह है सिस्टम शॉक। पारदर्शी पैनल दूसरे में बदल गया और ऊपर दाएं ओर एक नया प्रतीक चांदी में चमक उठा। यह एक गाड़ी की तरह था। संगीत सिस्टम शॉप, उपलब्ध कौशल पुस्तकें, उपलब्ध खेती तकनीक, उपलब्ध हथियार, उपलब्ध गोलियां। पैनल पर चांदी के रंग के 4 चमकते विकल्प दिखाई देते हैं। कौशल पुस्तकों के लिए खाली आंख वाली पुस्तक का प्रतीक था, गोलियों के लिए 9 चक्रों वाली गोल गोली, हथियारों के लिए क्रॉस तलवारें और तकनीकों के लिए एक किताब थी जिसके कवर पर एक सिक्का उकेरा गया था। हर विकल्प के सामने प्राचीन देवताओं की भाषा में उनका नाम था। इस सभी विकल्पों को पढ़ने के बाद थोड़ा उत्साहित हो जाता है और जल्दी से अपने दिमाग के माध्यम से सिस्टम से संवाद करता है। मुझे उपलब्ध गोलियां दिखाओ। इससे उसका दिल उम्मीद और उत्साह से भर गया क्योंकि अगर यह सिस्टम किसी तरह का सर्वोच्च खजाना है तो इसमें कुछ असाधारण क्षमताएं भी होनी चाहिए। हो सकता है कि वह उस गोली के बिना अपनी बहन को ठीक कर सके। चमकती स्क्रीन फिर से बदल गई। सिस्टम शॉप, उपलब्ध गोलियां, बेसिक लेवल हीलिंग पिल्स, एक स्वर्गीय कई नदी क्षेत्र के नीचे किसी भी गंभीर चोट और बीमारी को ठीक कर सकता है। विश्व मूल्य 25 चोर अंक टीपी प्रति गोली। बेसिक लेवल हेवन क्यूई रिकवरी पिल्स हेवनली क्यूई को तुरंत ठीक कर सकती है। मूल्य 10 चोर अंक टीपी प्रति गोली। सबसे निचले स्तर की स्वर्ग चोर गोलियां। नव मूल्य 150 चोर अंक टीपी प्रति गोली, जो हम 5 गोलियां उपलब्ध है। नर जब उसने बेसिक हीलिंग पिल और उसके उपयोग का विवरण देखा तो ऐसा इतना उत्साहित हो गया कि वह खुशी से उछलने वाला था। उसने एक और शब्द भी नहीं देखा। वह नहीं जानता था कि स्वर्गीय क्यूई नदी क्षेत्र क्या है, और यदि वह जानता भी तो उसे इसकी परवाह नहीं होती क्योंकि उसकी नज़रें केवल उन 3 शब्दों पर टिकी थी, किसी भी बीमारी को ठीक करो। उसने जल्दी से ऊंची आवाज़ में मांग की, सिस्टम मुझे अब एक बुनियादी उपचार की गोली देता है। लेकिन उसे केवल एक भावना ही उत्तर मिलता है, पर्याप्त चोर अंक नहीं टीपी। क्या वह सिस्टम को कोसने ही वाला था कि अचानक उसे चोर पॉइंट्स के बारे में। सिस्टम शॉप पैनल पर जल्दी से एक और नज़र डाली और आखिरकार हीलिंग पिल के ठीक नीचे 25 टीपी का एक पुरस्कार स्तंभ देखा। उसके पास केवल 15 टीपी हैं। वहाँ अन्य गोलियां भी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उनका उपयोग किस लिए किया जाता है और उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, इसलिए उसने उन्हें अनदेखा कर दिया। ऐसा आखिरकार थोड़ा शांत हुआ और गंभीरता से सोचने लगा, क्या मुझे चोर अंक टीपी कमाने के लिए चोरी करनी होगी? नहीं, मुझे ऐसा करना होगा। यह एक रूबी सिक्का कमाने से बेहतर है, और मुझे अभी भी नहीं पता था कि वह गोली काम करेगी या नहीं। हालांकि वह ओल्ड गेल गारंटी देता है और वह एक अच्छा इंसान लग रहा था, लेकिन मैं खुद के अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकता।
वह गहरी सांस लेता है और शांति से पूछता है, सिस्टम मुझे बताओ कि चोर अंक टीबी अर्जित करने के लिए मुझे कौन सी चीज़ें चुरानी होंगी। सिस्टम द्वारा दिए गए मिशन और किसी भी तरह की माननीय चोरियाँ। एस ने जल्दी से अपने मुख्य पैनल पर मिशन कॉलम देखा, लेकिन वहाँ वर्तमान में शून्य था। मुझे मिशन कैसे मिलेंगे? मिशन मेजबान जीवन की विशेष घटनाओं के आधार पर शुरू होंगे और जब कुछ विशेष स्थितियां सिस्टम द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करती हैं। ऐसा वाक रह गया, आखिर मैं इन जीवन घटनाओं को कैसे ट्रिगर कर सकता हूँ? वह अपने मन में गुस्से से चिल्लाया। ये सिस्टम बिल्कुल भी मदद नहीं करता, ये बस बकवास उगलता रहता है। जैसे ही वह मिशन पर जाने का विचार छोड़ने ही वाला था, उसे सिस्टम की मधुर आवाज़ फिर से सुनाई दी। एक नया मिशन उपलब्ध है। क्या यह नहीं कहा गया कि यह केवल कुछ बकवास घटनाओं के कारण हुआ है? एस ने असमंजस में बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन फिर वह इस तात्कालिक संयोग से खुश हो जाता है। मैं अंततः बिना चोरी किए ही चोर अंक टीपी कमा सकता हूँ। इस उत्साह में मिशन पैनल खोलते हुए खुशी से सोचता है। यह एक हाथ था जिसमें एक सिक्का का प्रतीक था। मिशन पैनल बदला। मिशन रिवर फ्लावर सिटी आउटर रीजन पिल मार्केट में दुकान नंबर 8 से सारा खजाना चुराना। उस मोटे दुकान मालिक को बता दे कि एक इज्जतदार चोर को धोखा नहीं दिया जा सकता। होस्ट प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कार। शेष दिन साधन। जब मिशन विफलता की सजा मौत। एस जब मिशन को देखा तो वह बहुत खुश हुआ, लेकिन जब उसने अंततः देखा कि मिशन क्या था तो उसकी खुशी का भाव गुस्से में बदल गया। क्या यह मुझे बदला लेने के लिए उस मोटी दुकान से चोरी करने के लिए मजबूर कर रहा है? मैं मानता हूं कि मैं उस कमीने की दुकान को पत्थर से तोड़कर उसके सोने के सिक्के चुराना चाहता हूं, लेकिन मैंने गुस्से में ऐसा कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा करना चाहता हूं। मैं भी ऐसा करना चाहता हूं। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? आउटर पिल मार्केट की सुरक्षा रात में खड़ी होती है और हर दुकान की अपनी सुरक्षा होती है। इस गुस्से से इस पर विचार करता है। उसने गुस्से से मिशन पैनल को देखा, फिर उसकी नज़र रिवॉर्ड सेक्शन पर पड़ी। प्रदर्शन इनाम से भ्रमित होकर उसकी नज़र समय खंड पर चली गई। 7 दिन, भले ही यह 70 दिन हो, मैं इसे नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो। जब इसकी नज़र सजा वाले हिस्से पर पड़ी तो वह एक पल के लिए रुक गया। फिर उसने अपनी आंखें रगड़ना शुरू कर दिया ताकि यह पुष्टि हो सके कि उसने कुछ गलत तो नहीं देखा। एस ने फिर से देखा, लेकिन वहां अभी भी मौत शब्द था। उसने ये देखने के लिए अपना हाथ भी हिलाया कि पैनल स्क्रीन पर धूल तो नहीं है, लेकिन उसका हाथ उसमें से गुजर गया था। पुष्टि करने पर पता चला कि यह शब्द मृत्यु था। एस को लगभग द्वारा पड़ गया था और वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने इस काले दिल वाले सिस्टम को कोसा और चिल्लाया, सम्माननीय चोर, तुम्हारी माँ। एस इतना क्रोधित और भयभीत था कि उसकी आंखें लाल हो गई और वह अपने बगल में खड़ी एलिना को भी भूल गया। ऐश की चीख से एलिना चौंक कर जाग गई और उसने कमजोर आवाज में पूछा, क्या हुआ? वह अभी भी अचेत अवस्था में थी और उसे नहीं पता था कि ऐश को क्या हुआ है, लेकिन वह उसके लिए काफी चिंतित थी। ऐश अपनी पागल जैसी मानसिक स्थिति से चौंक कर जाग गया जब उसने छोटी एलिना की चिंतित आवाज़ सुनी और उसने जल्दी से उसे आश्वस्त किया, नहीं नहीं, कुछ नहीं होता। बड़े भाई को बस एक चूहे ने जख्मी कर दिया था। जब छोटी एलिना ने उसका मूर्खतापूर्ण बहाना सुना तो वह हल्के से मुस्कुराई, जैसे वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकले क्योंकि वह मुस्कुराते हुए बेहोश हो गई। जब एस ने ये देखा तो उसका गुस्सा और दर्द धुएं की तरह गायब हो गया और उसने जल्दी से छोटी एलिना को अपनी बाह में पकड़ लिया और घबराई हुई आवाज़ में कहा, छोटी बहन एलिना। चाहे उसने उसे कितना भी पुकारा या हिलाया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऐश को अपने ऊपर बढ़ती हुई चिंता महसूस हुई क्योंकि एलिना के शरीर का तापमान गिर रहा था और उसे कंबल से पकड़ने मात्र से ही उसके हाथ में अत्यधिक ठंड महसूस हो रही थी। वह उस मौत की सजा को भूल जाता है जो व्यवस्था ने उसे कुछ क्षण पहले दी थी और याचना भरे लहजे में कहता है, व्यवस्था कृपया मुझे वह गोली दे दो और मैं जिससे भी कहा है उसे लूट लूंगा, बस मुझे अभी दे दो। अपनी आत्मा शैतान को बेचने के लिए भी तैयार था। छोटी सी लूट तो दूर की बात थी, लेकिन उसे निराश होना ही था। पुरस्कार केवल मिशन पूरा होने पर ही दिए जा सकते हैं। सिस्टम की प्रतिक्रिया भावनाहीनता से, क्या मैं भी उसे सब की तरह खो दूंगा? जवाब सुनकर ऐस की सांसें रुक जाती हैं। जैसे ही वह फिर से अपनी सारी बातें कहने जा रहा था, सिस्टम ने फिर से बोलना शुरू कर दिया, लेकिन सिस्टम एक चोर पॉइंट टीपी के लिए इस लड़की का निदान कर यह सुनकर चुप हो जाता है और गुस्से से सोचता है, वह मुझे टीपी नहीं दे सकती, लेकिन इसके बदले में वह इसे चाहती है। ऐस अपने दांत पीसता है और कहता है, करो। कम से कम यह ओल्ड गेल के निदान से बहुत बेहतर था कि वह बस बेतरतीब ढंग से अनुमान लगाता था और ऐश भी इस चीज़ की क्षमताओं को देखना चाहता था। अगर यह एक सर्वोच्च खजाना था तो उसे चोर बनने में कोई आपत्ति नहीं थी। ऐश की आंखों में एक गहरी नीली रोशनी चमक उठी और वह आश्चर्यचकित था क्योंकि वह अल्ना के सिर पर जानकारी तैरती हुई देख सकता था। ये बिल्कुल उसके स्टेटस पैनल जैसा था। अलीना सिल्वर जाति, हंटर, आइस एलिमेंटल, ब्लड लाइन, साधना स्तर, क्यूगे गेट्स क्षेत्र, पहला गेट, कमजोर अवस्था। वह वर्तमान में अपने रक्तवंश के जागरण से गुजर रही है। उसे अपने मौलिक रक्तवंश को सफलतापूर्वक जगाने के लिए एक्सट्रीम आइस क्यूई पिल की जरूरत है, लेकिन अगर उसे कोई एक्सट्रीम आइस क्यूई पिल नहीं मिली तो वह 3 दिनों में मर जाएगी।
जब एस ने उसकी स्थिति देखी तो वह पूरी तरह से अचंभित रह गया और जोर से चिल्लाया, आप कह रहे हैं कि वह मानव नहीं है और एक महान शिकारी है जो रक्त महाद्वीप पर रहती है। रक्त महाद्वीप वह स्थान था जहां स्वर्णिम आकाशीय विश्व की तीसरी श्रेणी की जाति शिकारी रहते थे, और यह मानव जाति के नीला पवन महाद्वीप से बहुत बड़ा था। ऐसे समय बहुत उलझन में था। रिवर फ्लावर सिटी में एक शिकारी कैसे आ गया? सबसे मज़ेदार बात यह है कि एक शिकारी मेरी छोटी बहन बन गई। एस विलाप करता है और अचानक सामने आई इस सच्चाई से पूरी तरह अभिभूत हो जाता है। एस ने देखा कि वह भी एक साधक थी और उसे नहीं पता था कि यह क्यूई गेट किस क्षेत्र में है। लेकिन जब उसने इसकी तुलना अपनी नश्वर स्थिति से की तो ये कुछ असाधारण था। वह बेहोश अलीना को गहराई से देखने से खुद को रोक नहीं सका। उसने मुझे अपना पूरा नाम भी नहीं बताया। एस ने आह भरी और उसकी स्थिति देखकर एकदम शांत हो गई। ऐश को पहले अपनी पहचान के बारे में कुछ विचार आते हैं और वह मानता है कि वह शुरू से ही सामान्य नहीं थी, क्योंकि एक छोटी लड़की शहर में आकर कैसे सुरक्षित रह सकती है और एक अजनबी के घर जाने का प्रस्ताव भी तुरंत स्वीकार कर सकती है। हालांकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वह एक इंसान भी नहीं थी। शायद उसके द्वारा उससे पहले सवाल ना करने का कारण ये था कि वह इस दुनिया में अकेला था और उसने उसके दिल में एक गहरा छेद भर दिया था। तो उसे तंत्रिका शीत रोग भी नहीं था। यह उसका हंटर ब्लड लाइन है जो जाग रहा था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि दिल को गर्म करने वाली गोली भी उस पर काम नहीं करती? ये सोचने के बाद उसका चेहरा और भी गहरा हो जाता है। अगर सिस्टम ना होता तो वह अपनी अज्ञानता से उसे मार डालता। एस ने शांत किंतु गंभीर भाव से कहा, सिस्टम, मुझे पता है कि तुम इस दुनिया से नहीं हो और मुझे ये भी पता है कि तुमने मुझे किसी विशेष कारण से चुना है और तुम्हारे पास इतनी सारी क्षमताएं हैं जिनके बारे में मुझे भी अभी तक पता नहीं था। लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो बस मुझे बताओ कि क्या तुम्हारे पास वह एक्सट्रीम आइस क्यूब है या नहीं। अब उसके लिए अपने बारे में चिंता करने का समय नहीं था। उसके पास केवल 3 दिन थे और यह सर्वज्ञ काली हृदय वाली व्यवस्था ही इस अंधकार में उसका एकमात्र प्रकाश थी। हाँ, कितना ऐश अपनी आंखें बंद कर लेता है। 30 चोर अंतिपी ऐश ने अपनी गहरी नीली आंखें खोली जो अब दृढ़ संकल्प से चमक रही थी। ऐश ने गलीचे पर बेहोश अलीना को लिटा दिया। फिर वह खड़ा हुआ और झोपड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। उसकी मंजिल आउटर रीगन पिल मार्केट थी। विवरण बोन्ड नोट, अब जब भी यह सिस्टम के साथ संवाद करने जा रहा है तो मैं एपोस्ट्रोफिन के बजाय उदाहरण चिन्ह और स्टाइलिश फ्रंट का उपयोग करने जा रहा हूँ। इसीलिए यह उसके सरल विचारों और सोच के साथ मिश्रित नहीं होगा। कीमिया गोली व्यापार शायद पूरी दुनिया में सबसे बड़ा उद्योग था, क्योंकि कीमिया गोलियों का इस्तेमाल कई चीज़ों के लिए किया जाता है, जैसे गंभीर चोटों को जल्दी से ठीक करना, असहनीय बीमारियों को ठीक करना और सबसे महत्वपूर्ण रूप से खेती के लिए। किंवदंती है कि कुछ रहस्यमय कीमिया गोलियां मृतकों को भी पुनर्जीवित कर सकती हैं। कीमिया गोलियां श्रेणियों में विभाजित थी। यही बात उन्हें बनाने वाले कीमियागरों पर भी लागू होती है। शाही भूमि से नीचे की इन निचली भूमियों में कीमियागरों के 8 छात्र ग्रेड हैं, लेकिन शहरों की भूमियों में शायद ही कोई 3rd ग्रेड कीमियागर था। निम्न स्तरीय भूमियों में केवल 1st ग्रेड, जिसे व्हाइट अल्केमिस्ट भी कहा जाता है, और 2nd ग्रेड या ग्रीन अल्केमिस्ट उपलब्ध है। रिवर फ्लावर सिटी में केवल एक ही श्वेत कीमियागर था और वह कुछ राजाओं की तरह शहर के आंतरिक क्षेत्र में सिटी लॉर्ड मैंशन में रहता था। इस दुनिया में कीमियागरों को दुर्लभ खजानों की तरह माना जाता था, क्योंकि लाखों में से केवल एक व्यक्ति में असली कीमियागर बनने की प्रतिभा होती है। उनके साथ दुर्लभ रत्नों जैसा व्यवहार किया जाता था, खासकर लैंड ऑफ सिटीज जैसी जगहों पर जहां फिनिक्स फेदर्स की तरह व्हाइट कीमियागर भी दुर्लभ था। रिवर फ्लावर सिटी सिर्फ 2 स्टार शहर था और इसमें एक व्हाइट अल्केमिस्ट है, और यही बात अकेले इस शहर को 1 स्टार शहरों में भी बहुत ऊंचा दर्जा देती है। हालांकि अल्केमिस्ट के यहाँ होने का कारण अज्ञात था। शहर के बाहरी इलाके में गोलियां नौसिखिए कीमियागरों द्वारा बनाई जाती थी और यहाँ तक कि उनके साथ सम्मान से पेश आया जाता था, और इस वजह से वे काफ़ी घमंडी थे। एक नौसिखिया आसानी से कीमिया का अभ्यास कर सकता है अगर उसके पास कम स्तर या हाफ हाइट ग्रेड की गोली का फॉर्मूला हो और उसे औषधीय जड़ी बूटियां चाहिए हो। इन कीमिया गोली की दुकानों को कम स्तर की गोलियां बेचकर कोई भी व्यक्ति आसानी से इतना पैसा कमा सकता है कि वह और अधिक सामग्री खरीद सके। यहाँ तक कि उनकी असफल गोलियां भी काफ़ी पैसे में बिकती थी। यही कारण है कि एक नौसिखिया कीमियागर भी किसी की नज़र में नहीं आता था। एस जल्दबाजी में बाहरी क्षेत्र की गोली बाजार में पहुंच गया। ऐसे उदास था क्योंकि वह अल्ना की विशेष स्थिति के बारे में सोच रहा था, और मैं उस ठग की दुकान कैसे लूट सकता हूँ। ऐसे उस फैटी शॉप के आसपास घूमता है और धीरे धीरे उसे कुछ दूरी से देखता है। वह देखता है कि फैटी हर किसी के साथ अलग अलग व्यवहार करता है। वह किसी की शक्ल नहीं देखता और सिर्फ उनके कपड़ों को देखता है, जिससे वह यह अंदाज़ा लगाता है कि वे गरीब है या अमीर। अगर वे उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े पहनते हैं तो वह उनके साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे वे उसके पिता हो।
लेकिन अगर उसके जैसा कोई फटे पुराने कपड़े पहन कर आता है तो वह उसे तिरस्कार भरी निगाहों से देखता है और उनकी ज़रूरतों पर ध्यान भी नहीं देता और उन्हें ब्लैक या ट्रेश पिल्स देता है जैसा कि वह उसके साथ करता था। ऐसे देखकर गुस्से से अपने दांत भी लेता है और 8 गोल्ड कॉइन वाले उस कमीने द्वारा धोखा दिए जाने के बारे में सोचकर ही उसका दिल रोने लगता है। वह अपने उबलते गुस्से को नियंत्रित करता है और पानी की जांच करने की एक योजना के बारे में सोचता है। उसने जल्दी से इधर उधर देखा और पास में एक कपड़े की दुकान देखी। वह कपड़े की दुकान पर गया। दुकान के अंदर एक जवान औरत थी। वह गोरी और सुंदर थी और उसका फिगर भी अच्छा था। स्वागत है ग्राहक। क्लेयर आरोन 18 साल की लड़की थी। वह अक्सर अपने पिता की कपड़े की दुकान पर उनकी मदद करने के लिए आती थी। आज भी ऐसा ही दिन है। जब वह किसी नए ग्राहक का स्वागत करने के लिए मुड़ी तो उसने एक दुबले पतले युवा लड़के को उत्सुकता से इधर उधर देखते हुए देखा। लड़के का चेहरा बहुत आकर्षक था। अगर उसके फटे पुराने कपड़े और दुबला पतला शरीर ना होता तो वह सोचती कि वह कोई अमीर परिवार का यंग मास्टर है। ऐसे कपड़े ढूंढ रहा था। तभी उसे एक युवती की कर्कश आवाज़ सुनाई दी। उसने पलट कर देखा कि एक सुंदरी उसकी ओर उत्सुकता भरी आंखों से देख रही थी। क्या तुम कपड़े खरीदना चाहते हो या बस इधर उधर देख रहे हो? क्लेयर ने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। छोटा लड़का उसे शर्मिंदगी से देख रहा था और उसे यह काफ़ी मनोरंजक लगा। मुझे कपड़े खरीदने हैं, ऐश ने तनाव से कहा कि उसने पहले कभी अपने लिए कपड़े नहीं खरीदे थे इसलिए वह काफ़ी घबराया हुआ था। उसने पहले कभी अलना के अलावा किसी लड़की से बात नहीं की थी और अगर उसने पहले कभी उसकी खूबसूरती नहीं देखी होती तो उसे लगता कि क्लेयर सबसे खूबसूरत लड़की है जिसे उसने कभी देखा है। अब वह इससे प्रतिरक्षित था। आप किस तरह की लड़की पसंद करती हैं? क्लेयर ने मुस्कुराते हुए पूछा। हालांकि अंदर से वह इस लड़के की साफ आंखों को देखकर चौंक गई जैसे वह किसी सामान्य लड़की को देख रहा हो। ऐस ने इधर उधर देखा और उसे काले रंग की पोशाक दिखाई दी। वह पोशाक साधारण थी और उस पर केवल थोड़ी सी चांदी की कढ़ाई थी। मुझे वह काली पोशाक चाहिए, ऐश ने अपनी उंगली दिखाते हुए कहा। क्लेयर ने उस दिशा में देखा जिस ओर ऐश ने इशारा किया था। उस काले परिधान की कीमत 10 चांदी के सिक्के हैं। बहुत महंगा, ऐश ने खुद से कहा। ऐश ने गहरी सांस ली और आधे मन से अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकाला। वह आखिरी बचा हुआ सोने का सिक्का था। उसका दिल रो रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ एक अटायर के लिए उसे 10 सिल्वर देने पड़ेंगे। जब क्लेयर ने ऐश के हाथ में हिलता हुआ सोने का सिक्का देखा तो वह उसका सोने का सिक्का लेते हुए हंस पड़ी। अगर तुम इसे यहीं बदलना चाहते हो तो पीछे चेंजिंग रूम है, या तुम चाहते हो कि मैं इसे तुम्हारे लिए पैक कर दूं? मैं यहीं इसे बदल दूंगा। उसकी आवाज़ में पैसे खोने का दर्द साफ छलक रहा था। पहले तुम कपड़े बदल लो और तब तक मैं तुम्हारा बकाया ले लूंगी। वह इसको नया परिधान देती है और उसके 90 चांदी के सिक्के लेने चली जाती है। ऐस जल्दी से पोशाक पकड़ता है और चेंजिंग रूम की ओर जाता है। कुछ समय बाद क्लेयर पम साइज मनी पाउच में 90 चांदी के सिक्के लेने चली जाती है। सिक्के लेकर लौटता है। कुछ ही देर बाद ऐस अपने नए ब्लैक अटायर में चेंजिंग रूम से बाहर आता है। जब क्लेयर ने ऐस को उसके नए कपड़ों में देखा तो वह दंग रह गई। कितना सुंदर! क्लेयर ने जब उसे देखा तो उसके मन में यही विचार आया। वह पहले जैसा भिखारी नहीं लग रहा था। अपने दुबले पतले रंग के बावजूद वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता है जिसकी हैसियत बहुत अच्छी है। कोई भी यह नहीं बता सकता कि यह युवा लड़का उसके रूप से कितना गरीब है। ऐस ने क्लेयर को देखा तो उसे लगा कि वह बेवकूफ़ लग रही है। क्या यह मेरे लिए है? उसने उसके हाथ में मौजूद छोटी थैली की ओर इशारा किया। ऐस की आवाज़ सुनकर क्लेयर की नींद खुल जाती है। वह जल्दी से अपने होठों से लार साफ करती है और घबराहट में जवाब देती है। उसका चेहरा लाल हो जाता है। हाँ, और उसे अपने हाथों में चांदी की थैली देती है। ऐस ने पैसे की थैली ली और उसे अपनी कमर पर लटका लिया। अब वह किसी समृद्ध परिवार के अमीर लड़के की तरह लग रहा था। वह कपड़े की दुकान से बाहर निकलने के लिए मुड़ा ही था कि उसे पीछे से क्लियर की आवाज़ सुनाई दी। तुम्हारा नाम क्या है छोटे भाई? उसके गालों पर गहरी लाली थी। ऐस ने उसे असमंजस में देखा। अब वह इतनी विनम्र क्यों है? उसने फिर भी जवाब दिया ऐस वाइट और जल्दी से दुकान से बाहर निकल गया। क्लेयर धीमी आवाज़ में बुदबुदाती है। ऐस हम वे कहते हैं कपड़े आदमी बनाते हैं। ऐसा लगता है कि यह सच है और उसका शर्मीलापन गहरा हो जाता है। ऐस अपने हाथों को पीछे की ओर मोड़े हुए उस मोटी दुकान की ओर बढ़ रहा था, किसी घमंडी अमीर लड़के की तरह। उसने पहले भी कई लोगों को इसी तरह काम करते देखा था, इसलिए उसने भी उनकी नकल की। बिल बाहरी क्षेत्र के गोली बाजार में अपनी चतुराई और चतुर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। वह बाहरी क्षेत्र के सबसे अमीर दुकानदारों में से एक था, लेकिन आम लोग उसे एक और नाम से भी जानते थे और वह था बिली स्विडलर। क्योंकि बिली में नैतिकता का एक भी अंश नहीं था। अगर वह देखता कि आप गरीब हैं तो वह किसी न किसी तरह से आपको धोखा देगा। वह उन गरीब आम लोगों से घृणा करता है जो उसकी दुकान पर आते हैं और उन्हें धोखा देता है।
ये सोचकर कि वह अपने साफ फर्श को गंदा करने के लिए उनसे कुछ ब्याज वसूल रहा है। आज बिल्ली के लिए काम का एक और सामान्य दिन था और वह सुबह व्यापार करके खुश था। वह एक कमजोर दिखने वाली महिला को भी धोखा देता है जो एक उपचार की गोली खरीदने आती है। बिल्ली दोपहर का खाना खाने के लिए अपनी दुकान बंद करने ही वाला था कि उसने देखा कि काले रंग की पोशाक पहने एक छोटा लड़का उसकी दुकान की ओर आ रहा है। वह हमेशा की तरह जल्दी से उसके कपड़ों से उसका अंदाजा लगा लेता है। हम उसके कपड़े महंगे लग रहे हैं और जिस तरह से वह चलता है और उसका घमंडी रवैया है वह एक बड़ी मछली है। उसने जल्दी से अपनी दुकान बंद कर दी और अपने मोटे चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ खुद इस बड़ी मुट्ठी का अभिवादन करने चला गया। इस गरीब मोटे दुकान में युवा मालिक का स्वागत है। अमीर लोग उसे मोटा बिल्ली कहते थे और उसे इससे कोई आपत्ति नहीं थी। जब तक दूसरे पक्ष के पास पैसा है उसे मोटा कुत्ता कहने से भी कोई आपत्ति नहीं थी। काले वस्त्र पहने वह युवक निसंदेह ऐश था। जब मोटा बिल्ली उसे एक घिनौनी मुस्कान के साथ बधाई देता है तो उसका गुस्सा कुछ हद तक बढ़ जाता है क्योंकि बिल्ली उसे पहचानता भी नहीं था जिसे उसने 2 दिन पहले धोखा दिया था। वह मुक्का मारकर उसके दांत तोड़ना चाहता था लेकिन उसने अपने गुस्से को अपने दिल में दबा रखा था। वह अब एक अमीर लड़के की तरह व्यवहार कर रहा था, इसलिए उसे भी उनके जैसा व्यवहार करना होगा। उसने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, मोटे, मैंने सुना है कि तुम्हारी दुकान में अच्छी गुणवत्ता वाली गोलियां बिकती हैं। इसीलिए मैं ये जांचने आया हूं कि यह सच है या झूठ। ऐश की बात सुनकर बिल्ली की मुस्कान और बढ़ गई। उसके चेहरे पर काली रेखाएं उभर आई। युवा मालिक विनम्र है, लेकिन आपने गलत नहीं सुना। मेरी छोटी सी दुकान गोलियां पूरे बाहरी क्षेत्र के बाजार में नंबर 1 है। मैं इसे अपनी जान देकर भी गारंटी दे सकता हूं। बिल्ली ने अपनी छाती पीट ली और उसका पूरा शरीर लड़खड़ा गया। ऐश इस बेशर्म कमीने की बकवास सुनकर उसे मार डालना चाहता था। वह अपने उबलते गुस्से को शांत करने के लिए गहरी सांस लेता है। मैं इस समय यहाँ कुछ खरीदने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ केवल अपने परिवार की ओर से आया हूँ। अगर आपकी दुकान में अच्छी गुणवत्ता वाली गोलियां हैं तो हम उन्हें थोक में खरीद लेंगे, ऐश ने कहा जबकि वह बिल्ली के अंडकोश पर लात मारने की अपनी इच्छा को दबा रहा था। ये सुनकर मोटा बिल्ली बहुत खुश हुआ और हैरान रह गया। वह भीतरी क्षेत्र से नहीं हो सकता है ना? बिल्ली ने अनुमान लगाया लेकिन उसने पूछने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर ये लड़का सचमुच भीतरी क्षेत्र से है तो अगर वह उसे नाराज करता है तो वह मर जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बिल्ली ने ऐश का परीक्षण किया। हाँ युवा मास्टर, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें हमारा सबसे बढ़िया पिल कलेक्शन दिखाऊंगा। वह ऐश को दुकान के सामने ले जाता है, लेकिन वहाँ सिर्फ एक दीवार थी और कुछ नहीं। ऐश उलझन में पड़ गया और कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसने देखा कि बिल्ली अपनी जेब से एक पतला सा आयताकार आकार का क्रिस्टल निकाल रहा है। ये चमकदार नीले रंग का था और इस पर रहस्यमयी निशान उकेरे गए थे। फिर बिल्ली इस अजीबोगरीब चीज़ को खाली दीवार के सामने झाड़ देता है। ऐश को लगता है कि यह ठग पागल हो गया है। तभी कुछ चमत्कारी होता है। खाली दीवार गायब हो गई और पतली हवा से एक सफ़ेद दरवाज़ा दिखाई दिया। ऐश इस बात से हैरान रह गया और उसका दिल ठंडा हो गया क्योंकि वह दुकान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए यहाँ आया था। हालांकि ऐश ने कल्पना भी नहीं की थी कि यहाँ एक रहस्यमयी दरवाज़ा है। वह सिस्टम के मिशन के बारे में गंभीरता से सोचता है और सोचता है कि पुरस्कार उसके प्रदर्शन पर आधारित थे। इसका मतलब है कि अगर उसने महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं चुराई तो उसे केवल बकवास मिलेगी। अब ऐश को पता चलता है कि उसे वह दरवाज़ा खोलना है जिसे वह अपनी आंखों से भी नहीं देख सकता। वह निराशा और चिंता महसूस क्यों नहीं कर सकता? इस समय ऐश ने अपने मन में सिस्टम की आवाज़ सुनी। लक्ष्य सीमा में है। क्या मेजबान लक्ष्य को स्कैन करना चाहता था? लागत 2 चोर अंक। क्या इसको नहीं पता था कि यह सब क्या है? लेकिन जब उसने 2 टीपी देखे तो वह नाराज होकर सोचने लगा, वह मुझे फिर से लूट रही है। मैंने एक भी टीपी नहीं कमाया, लेकिन मैं उसे खर्च करता रहता हूँ। आखिर यहाँ असली चोर कौन है? उन्होंने मन ही मन अपनी आवाज़ प्रसारित की, लक्ष्य को स्कैन करो। उनका शेष टीपी 14 से घटकर 12 हो गया। स्कैनिंग शुरू 10 सेकंड में। ऐश और सिस्टम केवल 1 सेकंड के लिए बात कर रहे थे। फैटी शुरू से ही ऐश की प्रतिक्रिया को नोटिस कर रहा था और जब उसने देखा कि उसके चेहरे पर केवल एक शिकन दिखाई दे रही है और फिर अगले ही पल वह शांत हो जाता है तो वह अपने अनुमान के बारे में और भी अधिक आश्वस्त हो जाता है। बिल्ली ने अब और देरी करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से उसी आयताकार क्रिस्टल के साथ गुप्त दरवाजा खोल दिया और ऐश को इशारा किया, युवा मास्टर कृपया। ऐश गुप्त कमरे में प्रवेश करता है। उसने देखा कि वहाँ 2 बड़े बड़े आदमी खड़े हैं और दोनों के पास हथियार हैं। वे यहाँ पहरेदार भी हैं। ऐश ने इधर उधर देखा। छिपे हुए कमरे के हर कोने पर 2 बड़ी अलमारियां थीं और उन अलमारियों पर चमकती हुई बोतलों की कतारें रखी हुई थी और उनके अंदर रंग बिरंगी गोलियां थीं। उसने पहले कभी इतनी गोलियां नहीं देखी थी और वे उस काली गोली से अलग थी जो इस कमीने ने उसे पिछली बार बेची थी। इसके अलावा यहाँ कुछ सांस लेने के बाद ऐश को लगा कि उसका शरीर तरोताज़ा महसूस कर रहा है और उसका दिमाग साफ हो गया है। तो असली कीमिया गोलियां कैसी दिखती हैं?
वह वास्तव में आश्चर्यचकित था। युवा मास्टर, मेरे छोटे से संग्रह के बारे में आप क्या सोचते हैं? वे सभी हाफ हाइट ग्रेड की गोलियां हैं, मोटे बिल्ली ने गर्व से कहा, और वह पहले से भी अधिक मोटा लग रहा था। श्वेत ग्रेड से निम्न ग्रेड। जब एस ने हाफ वाइट ग्रेड सुना तो वह अंदर से चौंक गया, क्योंकि उसे कुछ अंदाजा था कि इनमें से किसी भी गोली को 10 रूबी सिक्कों की कीमत पर बेचा जा सकता है, और उनमें से सैकड़ों थे। ये साला बहुत अमीर है। 1 रूबी 10 स्वर्ण। एस ने अपना संयम शांत किया और अहंकार से पेश आया। हम बुरा नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। मैं तुरंत अपने परिवार को रिपोर्ट करूंगा और वे संभवतः कल ही आपकी सभी गोलियां खरीदने के लिए यहां आएंगे। अब मैं विदा लेता हूं। एस ने बिल्ली के जवाब का इंतजार नहीं किया और धीरे धीरे गुप्त कमरे से बाहर निकल गया। एस ने दिखावा किया कि उसने इस तरह का दृश्य पहले भी कई बार देखा है, ताकि बिल्ली को कुछ भी शक ना हो। जैसे एस ने अनुमान लगाया था कि जब बिल्ली ने उसे चारों ओर एक नज़र डालने के बाद जाते हुए देखा तो ऐश की पहचान के बारे में उसके सारे संदेह गायब हो गए, और उसने सोचा केवल आंतरिक क्षेत्र का एक परिवार ही इन सभी गोलियों का भुगतान कर सकता है, और यदि मैं इस बिगवेल परिवार के साथ संबंध बना लेता हूं तो मैं आंतरिक क्षेत्र में जा सकता हूं और अपना व्यवसाय वहां ले जा सकता हूं। बिल्ली ने जब देखा कि ऐश दुकान से बाहर निकलने वाला है तो वह अचानक अपने दिवा स्वप्न से बाहर आ गया। वह उसका पीछा करता है और सम्मानपूर्वक उसे बाहर ले जाता है और अपने मोटे चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ उसे विदा करता है। ऐश अभी दुकान से बाहर निकला ही था कि उसके दिमाग में एक सिस्टम की आवाज़ गूंजी। स्कैन पूर्ण। सिस्टम की अधिसूचना सुनने के बाद ऐश की आंखें उम्मीद से चमक उठी, क्योंकि अब वह एक मृत अंत पर था और उसे नहीं पता था कि उस रहस्यमयी दरवाजे और उन 2 गार्डों के साथ इस दुकान को कैसे लूटना है। बस वह दरवाजा उसे बहुत ज़्यादा सिर दर्द दे रहा था, इसलिए वह सिस्टम से अच्छी खबर की उम्मीद कर रहा था। ऐश ने नोटिफिकेशन पैनल खोलने से पहले ही गोली बाजार से बाहर निकल लिया, जिसमें एक लिफाफा जैसा प्रतीक है। सिस्टम की सभी सूचनाएं यहां देखी जा सकती हैं। अधिसूचना पैनल टारगेट की स्कैनिंग रिपोर्ट कुल शुद्ध संपत्ति वर्तमान धन प्रणाली के अनुसार परिवर्तित करना, शार्प 20,000 रूबी सिक्कों के बराबर गोलियां 2084 रूबी सिक्के, सुरक्षा 1 कचरा भ्रम और लॉक सरणी 2 सामान्य नश्वर योद्धा और 1 निम्नतम स्तर का खजाना मूल्यांकन। मेजबान के वर्तमान कौशल के साथ लूट करना असंभव है। ऐसे इस रिपोर्ट को देखने के बाद अवाक रह गया और सिस्टम को कोसते हुए बोला, तुम्हारी प्रेरणा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम पैसे के लालची बदमाश हो। वह अमीर कमीना वह बिली की दौलत देखकर उसे कोसता है। एस रूबी के सिक्कों की संख्या देखकर वाकई हैरान था और उसने कभी नहीं सोचा होगा कि ये दुकान इतनी कीमती है। वह मोटा ठग अनगिनत लोगों को ठग कर इतना पैसा कमाता है। एस का अनुमान बिल्कुल सही था, क्योंकि फैटी बिल्ली ने बहुत से आम लोगों को धोखा दिया था जो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और वह कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज नहीं करेगा जिसके पास रुतबा और ताकत हो। इसीलिए उसे गोली बाजार में एक चतुर व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। तो वह गुप्त द्वार जिसे मायावी व्यूह कहते हैं, और वे 2 रक्षक साधक नहीं है। खैर, कम से कम यह अच्छी खबर है। वह अपने चेहरे पर उदासी लिए हुए सोचना जारी रखता है। एस गंभीर भाव से लौटा और बेहोश अलना को देखकर बोला, अगर मैंने मौका नहीं लिया तो भी मैं 7 दिन में मर जाऊंगा और अलना भी 3 दिन में मर जाएगी। वह फिर से दृढ़ निश्चयी हो गया, उसे सफल होना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। अचानक एस को याद आया कि पिछली बार उसने सिस्टम शॉप को पूरी तरह से चेक नहीं किया था, क्योंकि वह जल्दी में था और उसने केवल पिल शॉप को चेक किया था, अन्य दुकानों को नहीं। उसके पास अभी भी 12 टीवी बचे हैं, इसलिए वह दुकान खोलता है, उम्मीद करता है कि वहां कुछ मिल जाएगा। सिस्टम शॉप, एस ने पूरी उत्सुकता के साथ धीरे से कहा। सिस्टम शॉप, उपलब्ध कौशल पुस्तकें, उपलब्ध खेती तकनीक, उपलब्ध हथियार, उपलब्ध गोलियां। एस ने फिर से परिचित काले पैनल को देखा। मुझे उपलब्ध खेती। उसने पहले कभी भी अलीना के अलावा किसी असली साधक को नहीं देखा था। साधना तकनीक तो दूर की बात है, और अगर ऐसी यादें ना होती जो उसे इसके बारे में कुछ स्पष्ट विचार देती हैं, तो ऐश को ये भी नहीं पता था कि साधना क्या होती है। वह केवल इतना जानता है कि आम लोग उन्हें देवता कहते हैं और कुछ लोग उनकी पूजा भी करते हैं। ऐश के मन में वह एक देवता तकनीक देखने वाला था और वह उत्साहित था। उपलब्ध खेती तकनीक, स्वर्ग चोर तकनीक, शिव पहला खंड, मूल्य 100 चोर अंक टीपी, दोहरी छाया तलवारों की मूल तकनीक, मूल्य 10 चोर अंक टीपी, तटानम। इतनी महंगी इन तकनीकों की कीमत ने ऐश को आश्चर्यचकित नहीं किया, क्योंकि वे किसी को देवता बनने में मदद कर सकते हैं। ऐश अभी भी जुजुलाहट से बोला, सिस्टम स्वर्ग चोर अन्य तकनीक की तुलना में इतना महंगा क्यों है? ये सिस्टम अपने नाम की तरह ही एक सच्चा चोर था, और इस पुरस्कार को देखने के बाद उसे इस बात का यकीन हो गया। उसे ये भी याद आया कि हेवन स्टीलर पिल दोनों का नाम एक ही है और दोनों ही महंगे भी हैं। स्वर्ग चोर तकनीक मेजबान के लिए एक विशेष तकनीक है, केवल मेजबान ही इसे विकसित कर सकता है, और यह चोर के लिए विशेष रूप से बनाई गई है। सिस्टम से ठंडा जवाब मिलने के बाद ऐश बुदबुदाता है, विशेष रूप से चोरों के लिए बनाया गया है। वैसे मेरे पास अब चोर पॉइंट नहीं है, और मुझे कोई तलवार तकनीक भी नहीं चाहिए, क्योंकि 3 दिनों में इसे सीखना आसान नहीं होगा। मुझे उस दुकान की सुरक्षा को तोड़ने का एक तरीका चाहिए। कौशल पैनल खोलें। उपलब्ध कौशल, चुपके मुफ्त।
तो विवरण। चोर के लिए एक बुनियादी कौशल जिसे एक बार सीख लेने के बाद कोई भी आपको नहीं पहचान पाएगा। चेतावनी, आपसे ऊपर एक संपूर्ण साधना क्षेत्र वाले साधक आपको देख सकेंगे। पिकपॉकेट निःशुल्क सन विवरण। हाथ की गति कौशल इतनी तेज है कि कोई भी आपके हाथ की गति को नहीं देख सकता है। त्वरित पैसा कमाने के लिए उत्कृष्ट चेतावनी, आपसे एक पूरा साधना क्षेत्र ऊपर रखने वाले साधक आपकी कुशलता को भांप लेंगे। शांत कदम निःशुल्क विवरण। चोर का एक बुनियादी कौशल, जैसा कि नाम से पता चलता है, चलते समय भी कोई आवाज़ नहीं होगी। एक बार महारत हासिल करने के बाद कोई भी बिना आवाज़ के पानी पर चल सकता है। चेतावनी, ऊपर एक संपूर्ण साधना क्षेत्र वाले साधक आपको पकड़ लेंगे। सच्ची और झूठी आंखें। बेसिक निःशुल्क विवरण। चोर के लिए एक जरूरी कौशल। एक चोर का मुख्य हथियार उसकी आंखें और उसकी तेज इंद्रियां होती हैं, क्योंकि एक अच्छा चोर मीलों दूर से ही दुर्लभ खजानों को पहचान सकता है या उनकी गंध सूंघ सकता है। और अगर एक चोर दुर्लभ खजानों को भी नहीं पहचान सकता तो वह चोर कैसे हो सकता है। चेतावनी, इसे कभी भी अपने से अधिक शक्तिशाली किसी वस्तु पर प्रयोग ना करें। खजाना खोलने वाले हाथ। लैब बेसिक 8-10 चोर अंक। सनी विवरण। अपने हाथों से किसी भी निम्न स्तरीय सरणी को खोलें या अक्षम करें। चोरों के लिए खजाने खोलना एक जरूरी कला है। चेतावनी, कोई भी प्रथम श्रेणी का खजाना ना खोलें। इस बार एस ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह इतने सारे फ्री को देखकर अचंभित था। उसने अपनी आंखें रगड़कर देखा कि कहीं उसने गलत तो नहीं देखा। फिर भी वह बिल्कुल मुफ्त था। हाँ, तो आखिरकार तुम्हारे पास विवेक है। एस अचानक जोर से हंसा। उसका चेहरा खुशी से भर गया, जबकि उसने एक बेवकूफ़ की तरह संतोष में अपना सिर हिलाया। मुझे हर उपलब्ध कौशल दे दो, खासकर वह खजाना खोलने वाला हाथ जिससे तुम्हें 10 टीपी मिल सकते हैं। एस ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। हर कौशल विवरण को पढ़ने के बाद उसे अंततः एहसास हुआ कि सिस्टम ने उसे उसकी मृत्यु के लिए नहीं भेजा था। ये समाधान इन उसके लिए हमेशा उपलब्ध थे, लेकिन वह एलेना के बारे में इतना चिंतित था कि उसने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। उसके आदेश देने के बाद 12 टीपी 2 टीपी हो गए और सभी तरह की सूचनाएं पहले की तरह उसके मस्तिष्क में प्रवेश करने लगी। हालांकि इस बार उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, बल्कि वह तरोताजा महसूस कर रहा था। 5 मिनट बाद उन 5 कौशलों के बारे में सारी जानकारी उसके मस्तिष्क में स्थानांतरित हो जाती है और वह उन सभी कौशलों, विशेष मुद्राओं और उनका अभ्यास करने के तरीके को याद कर लेता है। जब एस ने अपनी आंखें खोली तो उसकी काली पुतलियां सुनहरी थी। उसने देखा कि दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा साफ हो गई है। उसने अलीना को देखा और उसके सिर के ऊपर वही अस्पष्ट स्थिति देखी जो पिछली बार थी जब सिस्टम ने उसे टीपी खर्च करने के लिए कहा था। हालांकि यह सिस्टम की स्थिति के अनुसार उतना सटीक नहीं था, क्योंकि वह केवल उसकी खेती और दौड़ देख सकता था और कुछ नहीं। हालांकि अगले ही पल ऐश को अचानक अपनी आंखों में तेज दर्द महसूस हुआ और वह चिल्लाया। वह दोनों हाथों से अपनी आंखों को पकड़कर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों का सुनहरा रंग गायब हो गया और वे भी सामान्य हो गई। चेतावनी, होस्ट एक साधक नहीं है, इसलिए होस्ट के शरीर के अंदर केवल सीमित मात्रा में क्यूई है और आपके मेरिडियन अभी भी बंद हैं। सिस्टम की सलाह है कि पहले सच्ची और झूठी आंखों का उपयोग करने से पहले अन्य कौशलों के साथ अपने क्यूई को नियंत्रित करना सीखें। यदि आप अपनी सीमित मात्रा में के को अधिक निकाल लेते हैं तो परिणाम स्वरूप आपकी मृत्यु हो सकती है। एस को अंततः एहसास हुआ कि उसके साथ क्या हुआ था और वह होश में आ गया। लेकिन जैसे ही उसे होश आता है उसे थकावट और बहुत ज़्यादा भूख लगती है। एस को लग रहा था कि अगर उसने कुछ नहीं खाया तो क्यूई की कमी के कारण वह निश्चित रूप से मर जाएगा। शाम हो चुकी थी और उसने आज दोपहर का खाना नहीं खाया था, इसलिए वह जल्दी से कुछ मीट स्टॉल की ओर गया और कुछ मीट और दूसरी सामग्री खरीद ली। जल्दी मीट पकाकर उसने भूखे भूत की तरह खाया। अब एस उन कौशलों को आजमाने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि पहले से ही उसके मन में डर बना हुआ था। वह केवल इसीलिए इसे सक्रिय कर सकता था क्योंकि किसी कारण से उस कौशल को समझना आसान था। एस को इस बात से कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसे लगता है कि यह कौशल बुनियादी थे और कोई भी उन्हें उसकी तरह सीख सकता है। उसने सिस्टम की सलाह मानी और पहले क्यूई चीज़ को नियंत्रित करने का अभ्यास किया, फिर कौशल का अध्ययन करने की कोशिश की। मुझे हथियार पैनल दिखाओ। भी इस आखिरी पैनल से भी एक और मुफ्त पाने की उम्मीद कर रहा था। उपलब्ध हथियार: ब्लैक ब्लेड तलवार सेट, एक छोटा एक लंबा 30 चोर अंकम 2 फेस मास्क, कीमत 80 चोर अंक, अदृश्य मन का प्रति मन का 50 चोर अंक, 5 उपलब्ध। एक बार उपयोग की गई वस्तु, अवधि 1 मिनट। इस बीच एस ने हथियारों की कीमतें देखी और जल्दी से पैनल बंद कर दिया। वे बहुत महंगे थे। अगर वह अदृश्य मन का खरीद सकता तो उसकी सफलता की संभावना एक स्तर ऊपर चली जाती, लेकिन ये पैसे की लालची प्रणाली उसे 50 टीपी की भारी कीमत पर केवल 1 मन का देती है, और वह भी केवल 1 मिनट के लिए एक बार इस्तेमाल होता है। सब हथियारों के बारे में भूल जाता है और अपने फ्री कौशल पर ध्यान केंद्रित करता है। वह रात तक इंतजार करता है और फिर बाहर चला जाता है। झुग्गियों के पास एक खुला पार्क था। शहर के सुदूर इलाके में यह एकमात्र पार्क था, लेकिन इसका रखरखाव ठीक से नहीं था और सुबह के समय केवल गरीब बच्चे ही यहाँ खेलते थे। एस वर्तमान में अपने साइलेंट स्टेप्स कौशल का प्रयास कर रहा था।
इस बार सिस्टम चेतावनी के अनुसार वह अपनी सीमित मात्रा में क्यूई को नियंत्रित करने की कोशिश करता है और कुछ बार प्रयास करने के बाद सफल हो जाता है। अपनी क्यूई पर थोड़ा नियंत्रण प्राप्त करने के बाद वह आधी रात तक छिपने का अभ्यास करता है। कुछ घंटों तक अभ्यास करने के बाद एस को बहुत थकान महसूस हुई। वह अपने थके हुए शरीर को घसीटता हुआ घर पहुंचा और शाम का बचा हुआ कुछ खाना खाकर गहरी नींद में सो गया। सुबह ऐश ने आज अपनी आंखें खोली। उसे पहले से अलग महसूस हो रहा था। वह तरोताजा महसूस कर रहा था। छोटी एलिना अभी भी कल जैसी ही थी, लेकिन पहले से ज़्यादा पीली दिख रही थी। मुझे ये काम आज रात ही करना है, ऐश ने पहले ही तय कर लिया है। कल रात उसने 2 कौशलों के साथ तब तक अभ्यास किया जब तक कि उसकी क्यूई समाप्त नहीं हो गई। वह जल्दी से बाहर गया और अधिक मांस खरीदा। उसे अचानक लगा कि अगर वह मांस या उच्च स्तर के पोषण वाले अन्य चीज़ें नहीं खाएगा तो वह थकावट से मर जाएगा, और वह सही था क्योंकि ऐसा अभी तक एक साधक नहीं था। इसीलिए उसके पास किसी भी अन्य सामान्य व्यक्ति की तरह केवल नगण्य मात्रा में क्यू ही है। इसके अलावा एस को यह नहीं पता था कि वह जो कौशल अभ्यास करता है वह अपने मूल स्तर पर अंतिम कौशल है। इसलिए उसे दूसरों की तुलना में अधिक क्यूई की आवश्यकता है। अगर यह कोई और होता तो वह व्यक्ति चुपके से अभ्यास करके बहुत पहले ही मर चुका होता। नाश्ते में 2 से 3 पाउंड मांस खाने के बाद वह फिर से आम बाजार की ओर जाता है और एक बैग, एक डट, एक पूरी बॉडी वाली काली पोशाक और एक काला मुखौटा खरीदता है। इतनी खरीदारी में उसे 40 चांदी के सिक्के खर्च करने पड़ते हैं। अपनी थोड़ी सी खरीदारी के बाद वह अपने शांत कदमों के कौशल का कुछ अभ्यास करता है क्योंकि इसमें महारत हासिल करना बहुत कठिन था और यह वह महत्वपूर्ण कौशल था जिसका वह आज रात के अभियान में सबसे अधिक उपयोग करने वाला था। कौशल रिवर फ्लावर सिटी के बाहरी क्षेत्र में मध्य रात्रि में ये घटना घटी। बाहरी क्षेत्र में गोली बाजार पूरी तरह से खुले रहे और हमेशा की तरह चलते रहे क्योंकि कीमिया गोली का व्यापार कभी नहीं रुकेगा, चाहे परिस्थितियां या समय कोई भी हो, विशेष रूप से साधकों के लिए। फैटी बिल्ली की दुकान के पास एक अंधेरी घाटी में गहरे नीले रंग की 2 आंखें अंधेरे में ठंडे ढंग से जलती हुई दुकान को देख रही थी। ऐसे यहाँ 1 घंटे से दुकान को देख रहा था क्योंकि उसे लगता है कि शहर के दूसरे इलाकों की तरह ही हर दुकान आधी रात को बंद हो जाती है। ऐस को लगता है कि जब दुकान बंद होगी तो उसके लिए दुकान पर हमला करना आसान होगा, लेकिन उसने कल्पना नहीं की थी कि आधी रात को गोलियों का बाजार दिन जैसा होगा। अगर उसे यह पता होता तो वह अपनी योजना में और भी बदलाव करता। अब क्या करें? वह वर्तमान स्थिति से काफ़ी उदास था। मेरे पास सिर्फ 1 दिन बचा है, मुझे ये करना ही है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ऐस खुद को प्रोत्साहित करता है और अपनी घबराहट को शांत करता है। वह किसी भी नए विचार के लिए इधर उधर देखता रहता है, लेकिन कुछ भी दिमाग में नहीं आता। फैटी बिल्ली की दुकान में फैटी बिल्ली बहुत उदास मूड में था क्योंकि कल अंदरूनी क्षेत्र से एक अमीर लड़का उसकी राय में उसकी दुकान पर आया था और उससे वादा किया था कि वह अपने परिवार के साथ आएगा और उसकी गोलियां खरीदेगा। यह उसके लिए निश्चित रूप से एक सुनहरा अवसर था कि वह अंदरूनी क्षेत्र के एक परिवार से दोस्ती कर सके, लेकिन उसे निराशा हुई कि वह बदमाश कभी नहीं आया और इससे वह बहुत क्रोधित हो गया। उसने बिना किसी अच्छे कारण के अपने 9 आधी रात हो चुकी थी और व्यापार धीमा था, इसलिए बिल्ली उब रहा था और उसे नींद आ रही थी। उसने बस एक झपकी लेने का फैसला किया जैसा कि वह हमेशा करता है। इस बार बिल्ली के पास दुकानदार भी नहीं था क्योंकि पैसे के मामले में उसे खुद के अलावा किसी पर भरोसा नहीं था। इसलिए वह खुद ही दुकान का प्रबंधन करता है और दिन के बीच में आराम करने के लिए कुछ समय के लिए दुकान बंद कर देता है। घाटी में चुपचाप किसी भी संभावित अवसर या मौके का इंतजार कर रहा था। वह बिल्ली की दुकान और उसकी हर हरकत पर नज़र रख रहा था। वह कुछ समय से वहां था और उसने देखा कि बिल्ली आलसी हो रहा था और कभी कभी इधर उधर भी घूम रहा था। बस थोड़ा सा, और ऐश ने पूरी उम्मीद के साथ सोचा। अचानक उसने देखा कि बिल अपनी आंखें बंद कर रहा है और यही मौका था। यह उसका एकमात्र मौका था और 5 मिनट तक बेचैनी से इंतजार करने के बाद आखिरकार उसने अपनी चाल चल दी। अभी या कभी नहीं। गहरी सांस लेने के बाद ऐस ने अपना चुपके कौशल सक्रिय कर दिया। ऐस को लगा कि एक रहस्यमय शक्ति या क्यूई उसके पूरे शरीर में घूमने लगी है और उसका शरीर पारदर्शी होने लगा है और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया है। चुपके से जाने के बाद ऐस ने अपना दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कौशल साइलेंट स्टेप सक्रिय करना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि क्यों उसके पैरों को पंखों की तरह बेहद हल्का बना रहा है। ऐस दुकान की ओर तीर की तरह दौड़ा। वह अपने आसपास के माहौल को लेकर बेहद सतर्क था। अपनी सांस रोककर वह दुकान के प्रवेश द्वार तक पहुंचा और बिल्ली को सचेत किए बिना सफलतापूर्वक उसमें प्रवेश कर गया। अब क्योंकि इस दुकान की रोशनी में था, यदि कोई उसे थोड़ा अधिक ध्यान से देखे तो वे उसे ढूंढ पाएंगे क्योंकि उसकी छिपने की क्षमता अभी भी पूर्ण नहीं थी। दुकान में घुसते ही मोटे बिल्ली की आंखें बंद थी और उसके मुंह से खर्राटों की आवाज़ आ रही थी। ये कमीना अच्छी तरह सो जाएगा, ऐस ने खुशी से सोचा। ऐस चुपचाप कदमों से दुकान के पीछे की ओर गया। उसने देखा कि वहां एक सामान्य दीवार के अलावा कुछ भी नहीं था। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यहाँ कोई गुप्त दरवाजा भी है।
दीवार पर पहुंचने के बाद एस ने अपने दोनों कौशलों का उपयोग करना बंद कर दिया। उसके सिर पर पसीने की बूंदें देखी जा सकती थी। जब वह एक कल्टीवेटर भी नहीं था तो एक ही समय में दोनों कौशलों का उपयोग करना बेहद थका देने वाला था। उसके पास ब्रेक लेने का समय नहीं था और उसने सीधे अपने तीसरे कौशल सच्ची और झूठी आंखों को सक्रिय कर दिया। ऐश की पुतलियां सुनहरी हो जाती हैं और अचानक दीवार पर चमकती हुई ग्रे खड़ी रेखाएं उसके सामने आ जाती हैं। इन खड़ी रेखाओं को जोड़कर कोई व्यक्ति एक दरवाजे की रूपरेखा को स्पष्ट रूप से देख सकता था। अजीब बात यह है कि इन ग्रे रेखाओं के एक हिस्से के बीच एक छोटा सा अंधेरा छेद था। ये छिपे हुए दरवाजे के ठीक बीच के दाहिने कोने में था। एस को इस डार्क होल से कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि वह जानता था कि यह सरणी में एक दोष है। उसने बस अपनी तर्जनी उंगली को सीधे डार्क होल की स्थिति पर रखा और एक विचार के साथ कौशल को सक्रिय किया। खजाना खोलने वाले हाथ। खजाना खोलने का पहला रूप फिंगर की। इस कौशल में कुल 5 रूप थे और फिंगर की पहला था। एस बड़ी मुश्किल से दूसरे रूप में महारत हासिल कर पाया था। शायद वह अलाइन को बचाने के लिए बेताब था, इसलिए उसने इन कौशलों को सीखने की अपनी असामान्य गति पर ध्यान नहीं दिया। जिस क्षण ये कौशल सक्रिय हुआ, उसकी तर्जनी उंगली धातु की हो गई और उसकी पूरी तर्जनी उंगली पर एक रहस्यमय पैटर्न दिखाई दिया। जिस क्षण वह पैटर्न उसकी उंगली पर दिखाई दिया, वह एक चाबी की तरह अंधेरे छेद में घुसने लगी। उसके दिमाग में इस सरणी संरचना के बारे में जानकारी उभरने लगी। एस को इससे जरा भी डर नहीं लगा क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है और इस सरणी के बारे में जानकारी मिलने के बाद वह अवचेतन रूप से अपनी उंगली रहस्यमय तरीके से हिलाने लगा। क्लिक। एक हल्की सी आवाज के साथ ऐश के सामने दरवाजा खुल गया। तो जब ये कौशल काम करता है तो कैसा लगता है? ये बस रहस्यमय है। ऐश का माथा पसीने की छोटी छोटी बूंदों से भर गया था, लेकिन जब वह सोच रहा था तो उसके पीले चेहरे पर स्पष्ट उत्साह था। क्योंकि भ्रम सरणी पहले से ही निष्क्रिय थी, इसलिए उसे फिंगर की से लॉक सरणी खोलने में ज़्यादा समय नहीं लगा। एस ने जल्दी से दरवाजे का हैंडल पकड़ा और बिना कोई आवाज़ किए उसे धीरे से खोला। दरवाज़ा खुला और उसने अंदर झांका। छिपे हुए कमरे के अंदर एस ने देखा कि वे 2 चिंताएं कमरे के कोने में लकड़ियों की तरह सो रही थी। वे भी सो रहे हैं। ऐसा लगता है कि किस्मत मेरे पक्ष में है। इस समय सोना उन दोनों पहरेदारों के लिए आम बात थी क्योंकि मोटे बिल्ली से चोरी करने की हिम्मत कोई नहीं करता था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि कोई नहीं जानता था कि उसका खजाना कहाँ है, और अगर कोई जानता भी है तो उसे पहले इस भ्रम और ताले की व्यवस्था से निपटना पड़ता है क्योंकि जैसे ही कोई उसे छूटा है अलार्म बज जाता है और सभी सतर्क हो जाते हैं। इसलिए वे दोनों इस कमरे की सुरक्षा की परवाह किए बिना सो रहे थे। एस खास था, उसके पास सिस्टम से कौशल था। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि अपनी सच्ची और झूठी आंखों से वह सरणी में खामियां देख सकता है, और अगर वह उन्हें देख भी लेता है तो कोई भी यह विश्वास नहीं कर सकता कि उसके पास खजाना खोलने वाले हाथ जैसा कौशल भी है। इन कौशलों के साथ वह एक आदर्श धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुआ और उसने देखा कि वे 2 दिमागी दिमाग अपने आसपास की चीज़ों की परवाह किए बिना सो रहे थे। उसने शांति से उनके पास से गुजरते हुए अपनी सच्ची और झूठी आंखों को फिर से सक्रिय किया। पूरे कमरे को स्कैन करने के बाद उसे आखिरकार वह चीज़ मिल गई जिसकी उसे तलाश थी। ओह, तो यहीं पर खजाना छिपा हुआ था। एस ने देखा कि नीचे दाहिने कोने में एक छोटी सी दांतेदार दीवार थी और वह जल्दी से वहां गया। एस अत्यधिक सावधानी के साथ अनियमित दीवार के पास पहुंचा और वहीं बैठ गया, ये पुष्टि करने के बाद कि वे दोनों मूर्ख अभी भी खर्राटे ले रहे हैं। उसने अपनी 2 उंगलियां दीवार के खाली आसमान कोने पर रख दी। पहले की तरह ही उसने ग्रे लाइंस को खजाने का एक छोटा सा दरवाजा बनाते हुए देखा, लेकिन इस बार ग्रे लाइंस के बीच 2 काले छेद थे। एस ने अपनी 2 उंगलियां और 2 काले छेदों पर रखी। खजाना खोलने वाले हाथ दूसरे रूप में 2 उंगलियों की चाबियां। जैसे ही वह कौशल को सक्रिय करता है, उसकी तर्जनी और मध्यमा उंगलियां धातुमय हो जाती हैं और पहले की तरह अंधेरे छिद्रों में प्रवेश करने लगती हैं। हालांकि इस बार उन पर एक नए प्रकार का पैटर्न बन गया था। पिछली बार की तरह ही उसे लगा कि इस लॉक सरणी के बारे में जानकारी उसके मस्तिष्क में प्रवाहित हो रही है। एस रहस्यमयी ढंग से अपनी उंगलियां हिलाता है। उसकी हर उंगली अलग अलग तरह की हरकतें कर रही होती हैं। ये देखने लायक दृश्य था और कोई भी ट्रेजर ओपनिंग हैंड्स के दूसरे रूप के रहस्यों को देख सकता था। 4 सेकंड बीतने के बाद टिंग मौत जैसे शांत कमरे में एक तीखी आवाज़ गूंजी। ऐश गहरी समाधि जैसी अवस्था में था जब उसने यह आवाज़ सुनी। यह इतनी तेज नहीं थी, लेकिन खामोशी में यह काफ़ी तेज थी। उसका रंग पीला पड़ गया था और उसे दिल का दौरा पड़ने वाला था। उसने जल्दी से उन 2 सो रहे गार्डों की ओर देखा, लेकिन वे अभी भी सो रहे थे। ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। ऐश को राहत की नज़र आती है। ऐसी ने अपना ध्यान खजाने के खुले छोटे से दरवाजे की ओर लगाया। उसने बिना कोई आवाज़ किए उसे हल्के से खोला। उसने देखा कि खजाने के अंदर चमकते लाल रंग के रूबी सिक्के भरे हुए थे। एस ने अपने पूरे जीवन में पहले कभी इतना पैसा नहीं देखा था। वहाँ 2000 से ज़्यादा रूबी सिक्के थे, क्योंकि बिल्ली को लगता था कि आज वह अमीर आंतरिक क्षेत्र के परिवार से मिलेगा।
इसलिए उसने अपनी संपत्ति को दिखाने के लिए जल्दी से अपनी संपत्ति यहाँ स्थानांतरित कर दी, और यहाँ तक कि उन्हें आंतरिक क्षेत्र में ले जाने के लिए रिश्वत भी दी। हालांकि इससे छोटे एस को फायदा होता है। खजाने के अंदर 4000 से ज़्यादा रूबी सिक्के थे। एस ने अपनी पीठ से स्ट्रिंग बैग को पकड़ लिया और उसकी डोरी खोलकर उसने उत्साहपूर्वक रूबी सिक्के इकट्ठा करना शुरू कर दिया। 2 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद उसने हर एक सिक्का इकट्ठा कर लिया। वह उस ठग के लिए एक भी सिक्का नहीं छोड़ने वाला था। अब जब उसने इस छोटे से खजाने में सभी सिक्के एकत्र कर लिए थे तो केवल 2 लाल बोतलें बची थी। ऐश ने उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा क्योंकि वे भी इस कमरे के अंदर मौजूद अन्य सभी गोलियों की बोतलों की तरह लग रही थी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ये 2 गोलियों की बोतलें मोटे बिल्ली की पूरी दौलत से ज़्यादा कीमती थी। खजाना साफ करने के बाद ऐश को लगा कि वह सपना देख रहा है। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह किसी से चोरी करेगा और इतना बड़ा धन चुराएगा। ये सब एक असंभव कल्पना जैसा था। ऐश ने इस पर ज़्यादा देर तक विचार नहीं किया क्योंकि मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था और वह अलमारियों की ओर बढ़ने लगा। उसने धीरे धीरे कमरे में मौजूद सभी गोलियों की बोतलों से अपना बैग भर लिया और यह काफ़ी भारी हो गया। ये गोलियों और सिक्कों से भरा हुआ था। ऐश को लगा कि वह भ्रम में है। मैं अमीर हूँ, उसने घबराहट में सोचा। अब जब चोरी पूरी हो चुकी थी तो भागने का समय आ गया था। ऐश धीरे धीरे छिपे हुए कमरे से बाहर निकल गया, जबकि वे दोनों मूर्ख अभी भी सो रहे थे। मुझे आश्चर्य है कि जब वह ठग इस हमले के बारे में पता लगाएगा तो वह उनके साथ क्या करेगा। ऐसा आश्चर्य करने से खुद को नहीं रोक पाया। वह पहले की तरह ही टिंग, भ्रम और लॉक सरणी को फिर से सक्रिय करके खजाने का दरवाज़ा बंद कर देता है। अब उसके और धन के बीच केवल मुख्य द्वार ही बचा था। ऐश का चेहरा भूत की तरह पीला पड़ गया था और उसकी सांसें उखड़ रही थी। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था और उसके कपड़े लगभग भीग चुके थे। इस पूरी चोरी ने उसके छोटे से शरीर पर काफ़ी दबाव डाला और अगर उसकी इच्छाशक्ति ना होती तो वह यहीं और अभी गिर जाता। ऐश ने अपने दांत पीस लिए और अपनी वर्तमान स्थिति के साथ फिर से अपनी चुप्पे को सक्रिय कर दिया। वह केवल इस कौशल का उपयोग कर सकता है और यहाँ तक कि वह एक टिमटिमाती मोमबत्ती की तरह था। वह मुख्य प्रवेश द्वार की ओर जितना संभव हो सके उतना धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब जब उसका बैग भर गया था तो वह धीमा हो गया और उसकी ऊर्जा लगभग समाप्त हो गई थी। अगर अब कोई भी गड़बड़ी होती है तो वह बर्बाद हो जाएगा। मोटा बिल्ली अभी भी गहरी नींद में सो रहा था और भीतरी क्षेत्र का सपना देख रहा था। तभी उसने सुना कि उसकी दुकान का दरवाज़ा अभी खुला है। उसने सोचा कि कोई ग्राहक ही आया है, इसलिए उसने आलस से अपनी आंखें खोली। अपनी धुंधली आंखों से उसने देखा कि वहाँ कोई ग्राहक ही नहीं था। उसने देखा कि एक व्यक्ति पूरी तरह से काले कपड़े पहने हुए था, जबकि उसका चेहरा भी पूरी तरह से काला था। फैटी अभी भी नींद में था, इसलिए उसने अपनी आंखें रगड़कर साफ साफ देखा, लेकिन काले कपड़े पहने व्यक्ति वहीं था और अब वह किसी कारण से भाग रहा था। मोटे बिल्ली का चेहरा डर से पीला पड़ गया और वह जोर से चिल्लाया, भूत। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास के दुकानदार भी डर गए और जल्दी से दुकानों से बाहर निकलकर देखने लगे कि क्या हुआ है। तभी उन्होंने भी काले कपड़े पहने एक व्यक्ति को भीतरी क्षेत्र की ओर भागते हुए देखा। उनके चेहरे बिल्ली जैसे ही थे और कोई भयभीत होकर चिल्लाया, कोई जल्दी से जाकर किसी ओझा को ढूंढो और उससे मदद मांगो। यहाँ एक भूत घूम रहा है, जल्दी से जाओ। पूरे बाहरी क्षेत्र के गोली बाजार में उथल पुथल मच गई। फैटी बिल्ली सबसे ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसने भूत को अपनी दुकान से बाहर निकलते देखा था। वह जल्दी से अपने छिपे हुए कमरे की ओर जाता है ताकि अपनी सुरक्षा के लिए अपने गार्ड को बुला सके। उसने जल्दी से अपने छिपे हुए दरवाजे पर अपना चाबी कार्ड लहराया और उस छिपे हुए कमरे में प्रवेश किया। जब उसने उन दोनों को बेवकूफ़ों की तरह सोते हुए देखा तो उसका चेहरा कोयले की तरह काला पड़ गया और वह बहुत क्रोधित हो गया। तुम दोनों आलसी कमीने, जल्दी उठो, वहाँ भूत है। बिल्ली बस भूत कहने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र एकदम खाली जगह पर पड़ी। हाँ, वह खाली थी। फैटी बिल्ली को ऐसा महसूस हुआ कि दुनिया उसके चारों ओर घूम रही है और उसकी दृष्टि अंधकार में हो गई है। वह धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। दोनों गार्डों ने अपनी नींद भरी आंखें खोली जब उन्होंने बिल्ली को फर्श पर देखा और उसका मोटा चेहरा पीला था तथा उस पर खून का कोई निशान नहीं था। और वे जल्दी से उसके पास गए और जल्दी से पूछा, बॉस क्या हुआ? चारों ओर देखो और मुझे बताओ कि तुमने क्या देखा। बिल्ली ने कर्कश स्वर में कहा। वह चमत्कार की उम्मीद कर रहा था और उसे लगा कि वह भूत से इतना डर गया था कि उसकी आंखें उसे धोखा दे रही थी। इसलिए उसने उनसे पुष्टि के लिए पूछा। जब उन 2 पहरेदारों ने उसका सवाल सुना तो वे बहुत हैरान हुए और पीछे मुड़कर देखने लगे, लेकिन उन्हें भी लगा कि यहाँ बहुत खालीपन है। हाँ, खालीपन। उनके चेहरे भी पीले पड़ गए और उनके घुटने झेली में बदल गए। वे भी बिल्ली की तरह फर्श पर गिर पड़े। वो बॉस, क्या आपने गोलियां हटा दी? लंबा आदमी कांपती आवाज में मोटे आदमी से पूछता है। मैं अब तुम्हारी माँ को ले जाऊंगा, मैं तुम्हारी बहन को भी उसके साथ ले जाऊंगा, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को ले जाऊंगा। मोटा कुत्ता भौंकने लगा और पागल होने की कगार पर पहुंच गया।
अचानक बिल्ली को कुछ याद आया और उसका दिल धड़कने लगा। उसने उन दो बेवकूफ़ों को लात मारना बंद कर दिया और कमरे के कोने की ओर भागा। उसने जल्दी से एक लाल कुंजी कार्ड निकाला जिस पर एक पैटर्न था। उसने कुंजी कार्ड को असमान दीवार की ओर लहराया और छोटे खजाने को खोला, और जैसा कि उसने सोचा था कि यह भी खाली था। हाँ हाँ हाँ, सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया। बिल्ली पागलों की तरह हंसता है क्योंकि उसके शरीर की चर्बी ऊपर नीचे हिलती है। उसकी सारी दौलत ऐसे ही धुएं में उड़ गई। आखिर यह कैसे हुआ कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ जुदाई कर रहे थे जब किसी ने पूरा कमरा खाली कर दिया? आखिर यह किसने किया? लानत है! फैटी उन दो बेवकूफ़ों पर पागलों की तरह चिल्लाता है जब उसे वह काला भूत याद आता है। जल्दी से जाओ और उस काले कपड़े वाले व्यक्ति को मेरे लिए ढूंढो। वह निश्चित रूप से वही है जिसने मेरी संपत्ति चुराई है। जल्दी जाओ, अगर तुम दोनों खाली हाथ लौटे तो मैं तुम्हें लाख टुकड़ों में काट डालूंगा। जाओ! बिल्ली गुस्से से चिल्लाया क्योंकि उसकी आंखें लाल हो गई थी। वह गुस्से में लगभग मर गया। एस बहुत सावधानी से दुकान के मुख्य दरवाजे से बाहर निकलता है। तभी अचानक उसकी चालाकी किसी पर्दे की तरह हट जाती है। एस का चेहरा सामने आ जाता है और अब कोई भी उसे देख सकता है। मुझे पता था मेरी क्यूई खत्म हो गई है। एस अपनी बुरी किस्मत पर कसम खाता है जब फैटी बिल्ली भी अपनी बंद आंखें खोलता है क्योंकि घबराहट में वह दुकान का दरवाजा तुरंत खोल देता है। भागो! इस समय ऐश के मन में यही एक विचार आया और वह पागलों की तरह दौड़ पड़ा। ऐश अभी सड़क के कोने पर ही था जब उसने पीछे से बिल्ली की डरावनी चीख सुनी। घोसा क्या कहा? ऐश चौंका और जल्दी से देखा, लेकिन वहां कोई भूत नहीं था। वह भूतों से बहुत डरता था। ओह, उसका मतलब मुझसे है, ऐश ने अपने बारे में सोचा। जब उसने फुलबैक की पोशाक को देखा, वह निश्चित रूप से एक भूत की तरह लग रहा था। ऐश का रंग पीला पड़ गया था, लेकिन वह अभी भी और भी तेज दौड़ रहा था। जब वह गोली बाजार से बाहर निकल रहा था तब अन्य दुकानदार भी बाहर आ गए और उनमें से कुछ ने उसे देख लिया। वे भी बेवकूफ़ों की तरह चिल्लाने लगे। ऐसा आंतरिक क्षेत्र की दिशा की ओर भागा क्योंकि वह नहीं चाहता था कि दूसरे लोग ये सोचें कि वह बाहरी क्षेत्र से आया है। वह सभी को गुमराह करना चाहता था। 5 मिनट तक दौड़ने के बाद वह पीछे मुड़ा और देखा कि कोई भी उसका पीछा नहीं कर रहा था। उसने जल्दी से अपनी दिशा बदली और क्षेत्र के चारों ओर एक बड़ा चक्कर लगाया। अब इस झुग्गियों की दिशा में आगे बढ़ रहा था। अपने रास्ते में वह सबसे पहले उस जजरा पार्क में जाता है और सबकी नज़रों से दूर एक छिपे हुए क्षेत्र में जाता है। कोई भी इसे आसानी से नहीं ढूंढ सकता और बच्चे यहाँ खेलते भी नहीं थे। वह जल्दी से जमीन पर एक हल्का निशान पाता है जिसे वह आज सुबह छोड़ता है और जल्दी से चिन्हित क्षेत्र को खोदना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद उसने जमीन में 1 फुट गहरा गड्ढा खोदा। गड्ढे के अंदर एक छोटा सा स्ट्रिंग बैग था। एस ने जल्दी से उसे खोला और उसमें कपड़ों का एक नया सेट था जो उसने आज खरीदा था। उसने यह नए कपड़े या कोई भी बेतरतीब छेद नहीं था, यह उसका भागने का विमान था। एस की योजना थी कि अगर वह आज का मिशन पूरा कर लेता है तो वह यहाँ आएगा और जब तक सब कुछ शांत नहीं हो जाता तब तक लूट का माल यहीं छिपाएगा। लेकिन अगर वह असफल हो जाता तो वह भाग जाता और फिर भी सबूतों को नष्ट करने के लिए यहाँ आता। शुक्र है कि वह अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है। हालांकि अंत में उसे पकड़ लिया जाता है। वह बिना किसी बाधा के बच निकलता है। अपने कपड़े बदलने के बाद उसने गोलियों और सिक्कों से भरा बैग अपने काले कपड़ों में दबा दिया और ध्यान से गड्ढे को भर दिया। इसके बाद एस ने सुनिश्चित किया कि क्षेत्र साफ है और खुदाई का कोई निशान नहीं बचा है। उसने सिर हिलाया और जल्दी से चला गया। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि इस बंजर जगह में 24,000 से अधिक रूबी सिक्कों का एक बैग दबा हुआ है। जब काम पूरा हो गया और सब कुछ ऐश की योजना के अनुसार हुआ तो उसे राहत मिली और अचानक उसे बहुत थकावट और कमजोरी महसूस हुई। आखिरकार वह इस पूरे समय बहुत दबाव में था। अब वह बस घर जाना चाहता है और जितनी जल्दी हो सके अलीना को ठीक करना चाहता है। आखिरकार सब कुछ खत्म हो गया। एस विलाप करता है और गहरी सांस लेता है। धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ रहा है। एस झुग्गी बस्ती में घुसने ही वाला था कि उसने तेज कदमों की आवाज़ सुनी। वह घबराया नहीं, बस अपना सिर नीचे करके चलता रहा। अरे बेटा, यहीं रुक जाओ। एस ने पीछे से एक जोरदार चीख सुनी। एस ने तुरंत चलना बंद कर दिया और पीछे मुड़कर देखा तो 2 बड़े कद के आदमी उसकी तरफ आ रहे थे। एक लंबा था और दूसरा छोटा। ये वे 2 बेवकूफ़ हैं, एस ने सोचा और उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। हाँ, वे बिल्ली के गार्ड थे। बिल्ली से शर्त और गालियां खाने के बाद वे उस काले भूत को पागलों की तरह ऊपर नीचे ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें उसका साया तो दूर पूरा भूत भी नहीं मिला। बच्चा, जल्दी से हमें बता कि क्या तुमने काले कपड़े पहने किसी व्यक्ति को यहाँ से गुजरते देखा है या नहीं? छोटे कद वाले ने खतरनाक भाव के साथ जल्दी से पूछा। नहीं सर, मैंने किसी को नहीं देखा, मैं अपने काम से आ रहा था। यहाँ तक आते हुए मैंने किसी को भी काले कपड़े पहने हुए नहीं देखा। एस ने विनम्रता के साथ शांति से उत्तर दिया। वह जानता था कि अगर उसने उन्हें जवाब नहीं दिया तो वह मुसीबत में पड़ जाएगा, इसलिए उसने यथासंभव सम्मानपूर्वक उत्तर दिया।
बेकार का कूड़ा, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। बिल्ली से पिटाई खाने के बाद लंबा आदमी बहुत बुरे मूड में था, और एक ऐसा जवाब सुनने के बाद जो वह नहीं चाहता था। उसने ऐश के पेट में बुरी तरह से लात मारी। टकराना ऐश के पेट पर लात लगी और वह बहुत कमज़ोर अवस्था में था, इसलिए वह क्रूर लात लगने के बाद उड़ गया। वह इसे रोकने में सक्षम नहीं था, और अगर वह रोक भी सकता था तो भी वह अपने कौशल को दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाया। वह उन दो बेवकूफ़ों से कुछ मीटर दूर जमीन पर गिरा। खांसी खांसी ऐश को खून की खांसी आई और वह लात के प्रभाव से लगभग बेहोश हो गया, लेकिन उसने दर्द सहन किया और कांपते हुए अपना सिर संभाले रखा। चलो चलते हैं, हमारे पास इस कचरे पर समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। अगर हमने और समय बर्बाद किया और उस भूत को नहीं ढूंढा तो फैट ही हम दोनों को मार देगा, छोटे वाले ने कहा, और उसने बड़े वाले को अपने साथ खींच लिया और वे जल्दी से वहां से चले गए। ठीक है, तुम दोनों तो निश्चित रूप से मर चुके हो, ऐस ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उन दोनों के चले जाने के बाद उसका कांपना तुरंत बंद हो गया, लेकिन उसे खड़े होने में कठिनाई हो रही थी। मुझे लगता है कि अंदर कुछ टूटा हुआ है, ऐस कड़वाहट से मुस्कुराता है। खड़े होने के बाद वह अपाहिज की तरह चलने लगता है। आधे घंटे की कठिन यात्रा के बाद अंततः उसे अपनी छोटी सी झोपड़ी दिखी। ऐश के पीले चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई और वह झोपड़ी का दरवाजा खोलने ही वाला था कि उसने देखा कि कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि दरवाजा पहले से ही थोड़ा सा खुला हुआ था। अलीना ऐश अपनी चोट और थके हुए शरीर के बारे में भूल जाता है। वह चिल्लाता है और जल्दी से दरवाजा खोलता है और देखता है कि झोपड़ी खाली थी और वे दो कंबल जो अलीना पर होने चाहिए थे, झोपड़ी के एक कोने में बड़े करीने से मोड़े हुए रखे हुए थे। जब ऐश ने ये देखा तो वह सदमे को सहन नहीं कर सका, और वह पहले तो घायल और थका हुआ था और अब अलाइन के गायब होने से उसे मानसिक रूप से भी बड़ा झटका लगा है। धमाका ऐश का चेहरा पहले फर्श पर गिरा और उसकी आंखें ऊपर की ओर झुक गई तथा वह वहीं बेहोश हो गया। नदी फूल शहर के बाहर इस समय चांद की धुंधली रोशनी में दो आकृतियां हवा की तरह तेज गति से घूम रही थी। देखने में एक आकृति छोटी लग रही थी जबकि दूसरी लंबी और मजबूत थी। वे जंगल में घूम रहे थे और एज और विंड कॉन्टिनेंट के ऊपरी स्तरीय क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे थे। अचानक छोटी सी आकृति हिलना बंद हो जाती है और एक सुंदर छोटी लड़की चांदनी में प्रकट होती है। उसका छोटा सा चेहरा बिना किसी दोष के एकदम सही था। वह सफ़ेद जैद से बनी एक दिव्य गुड़िया की तरह लग रही थी, लेकिन इस समय उसकी खूबसूरत नीली आंखें लाल थी और उनसे आंसू बह रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह किसी कारण से रो रही थी। दादाजी, क्या हम ऐसे ही नहीं जा सकते? बड़े भाई को बहुत चिंता होगी अगर उन्होंने मुझे नहीं ढूंढा और इधर उधर नहीं ढूंढा, छोटी लड़की ने रोते हुए कहा। उसकी कोमल आवाज में शिकायत भरी थी। वह निश्चित रूप से अलीना थी। एसके आज शाम अपने मिशन को पूरा करने के लिए चले जाने के बाद भी वह अपने रक्त जागरण के कारण जीवन और मृत्यु की सीमा के बीच लटकी हुई थी, लेकिन आज उसके लंबे समय से खोए हुए दादाजी उसे खोजने के लिए वापस आए। वह उसे एक चमकदार सफ़ेद गोली देता है जिस पर किसी तरह के सुंदर पैटर्न होते हैं और उसकी हालत एक पल में बदल जाती है क्योंकि उसका रक्त जागरण सफल रहा था। उसके काले बाल अब चांदी के रंग में बदल गए थे। यह आइस एलिमेंटल का संकेत था। हंटर की रक्त रेखा जागृत हो गई है और वह इसके साथ अधिक सुंदर दिखती है। राजकुमारी, मैंने आखिरकार तुम्हारे माता पिता से संपर्क कर लिया है। वे तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित हैं। हमें जल्द से जल्द मानवीय क्षेत्र में रहना होगा और तुमने उस बच्चे के लिए एक नोट और पैसे छोड़े हैं। वह राजकुमारी की कृपा से अपना पूरा जीवन अच्छे से जिएगा। उसके बगल में बैठे बूढ़े आदमी ने कहा। वह अलना के सामने किसी नौकर की तरह व्यवहार कर रहा था क्योंकि वह उसे राजकुमारी कहता था, लेकिन वह मेरा बड़ा भाई है और इतने सालों से मेरी देखभाल कर रहा है। मैं उसे अलविदा भी नहीं कह सकती। हम शायद कभी फिर कभी ना मिले। अलीना ने दुख में रोते हुए कहा। वह ऐश को बताना चाहती है कि वह यहाँ क्यों थी और वह कौन थी, लेकिन ये दादाजी या उसके दादाजी कभी भी उसके अनुरोध पर सहमत नहीं होते, इसलिए वह केवल ऐश के लिए एक छोटा सा नोट लिख सकती थी और जल्दी से उसके साथ चली जा सकती थी। उसका दिल कड़वाहट से भर गया था। नश्वर और अमर कभी एक साथ नहीं रह सकते। बूढ़े आदमी ने तिरस्कार भरी आंखों से ठंडे स्वर में कहा। यदि उस दिन उसका सामना किसी शक्तिशाली शत्रु से ना होता और उसके कारण उसे छिपना ना पड़ता तो वह राजकुमारी को उस नीच आवारा द्वारा छेड़छाड़ करने की अनुमति कभी नहीं देता। अलीना आखिरी बार शहर की ओर देखती है या सीधे उस लड़के की ओर जो हमेशा किसी राजकुमारी की तरह उसका ख्याल रखता है। भले ही वह गरीब था लेकिन उसने कभी उसे असहज महसूस नहीं होने दिया और उसे प्यार से छोटी बहन कहकर पुकारा। सब कुछ के लिए धन्यवाद और मुझे खेद है बड़े भाई ऐस। अलीना ने सोचा। उसके दूधिया चेहरे से आंसू टपक रहे थे और वह जंगल में प्रवेश करते हुए मुड़ी। इसके बाद वे दोनों चांदी के धुएं की तरह दूर चले गए। जब एस बेहोश था, रिवर फ्लावर सिटी के बाहरी क्षेत्र में कोहराम मच गया। पिल शॉप के मालिक बिली बिल की पूरी संपत्ति उसकी नाक के नीचे किसी ने चुरा ली है। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और हर किसी के कानों तक पहुंच गई।
इस स्तर की खबर जंगल में आग की तरह फैलनी ही थी। यहाँ तक कि शहर के अंदरूनी इलाके तक भी खबर पहुँच गई। अरे क्या तुमने सुना, किसी ने बिना किसी ध्वनि और कुंजी कार्ड के ब्रह्मसरणी को निष्क्रिय कर दिया। उसने मिनटों में ये स्टॉक खजाना भी खोल दिया। लोग कहते हैं कि वह एक काला भूत था और वह धुएं की तरह गायब हो गया। कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता। शहर में हर जगह इस तरह की बातें होती थी। लोग चोर को काला भूत चोर की उपाधि देते थे और हर दुकान मालिक काले भूत से डरता था। उन्हें डर था कि काला भूत अगली बार उनकी दुकान पर आगमन करेगा। हर कोई अपने खजानों के आसपास सुरक्षा खड़ी कर देता है क्योंकि वे डरते हैं, और अगर इतना भी काफ़ी नहीं होता तो वे और भी गार्ड रख लेते हैं। दूसरी ओर बिल्ली अभी भी पागल कुत्ते की तरह ब्लैक घोस्ट की तलाश कर रहा था। यहाँ तक कि शहर के बाहरी गार्ड पोस्ट भी खोज में शामिल हो गए, लेकिन उन्हें ब्लैक घोस्ट का कोई सुराग नहीं मिला। जैसे कि वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था, वह हवा में गायब हो गया हो। फैटी बिल्ली इस बात पर पागल हो रहा था। उसने उन दो बेवकूफ़ों के गार्डों को भी मार डाला क्योंकि वे ब्लैक घोस्ट का पता लगाने में असफल रहे थे। बिल्ली ने आसपास के दुकानदारों से भी सुना कि उस रात ब्लैक घोस्ट शहर के अंदरूनी इलाके की ओर भाग गया था। इसलिए वह और भी ज़्यादा क्रोधित और असहाय था क्योंकि वह अंदरूनी इलाके में कुछ नहीं कर सकता था। वह बाहरी शहर के गार्डों को इसकी सूचना देने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे किसी बेतरतीब कुत्ते की तरह भगा देते हैं। अब वह अपना गुस्सा केवल अपने आसपास के लोगों पर ही निकाल सकता है। रिवर फ्लावर सिटी का आंतरिक क्षेत्र बाहरी क्षेत्र से 2 गुना बड़ा था। एक आलीशान 15 मंजिला इमारत के अंदर इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक युवा सुंदर आदमी जो आलीशान कपड़े पहने हुए था, जो बाहरी शहर में भी नहीं देखे गए थे। इस समय वह खिड़की के सामने खड़ा था और हाथ में कागज पर कुछ पढ़ रहा था। ब्लैक घोस्ट हो बिना किसी ध्वनि और सरनी क्रिस्टल कार्ड के एक आधे सितारा भ्रम और लॉक सरनी को निष्क्रिय कर दिया, और यहाँ तक कि मिनटों में एक स्टॉक खजाना भी खोल दिया। दिलचस्प, कितना दिलचस्प है, उसे ढूंढो। वह हमारे लिए एक उपयोगी मोहरा हो सकता है, युवक ने अपने चेहरे पर एक गर्म मुस्कान के साथ कहा। लेकिन उसे सुनने के लिए कोई नहीं था। उसके हाथ में कागज पहले ही गायब हो चुका था। जब वह इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल से शहर को देखते हुए शराब पी रहा था तो उसकी गर्म मुस्कान धुंधली हो गई और उसकी ठंडी आंखों में लालच की चमक दिखने लगी। चोर, यह भी अच्छा है, मैं अब बोर नहीं होऊंगा। वह मुस्कुराया और शराब का स्वाद लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। और आगे जाने के लिए सुनते रहिए इसका चोर सिस्टम सिर्फ